प्रॉब्लम नंबर 1। ये आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। जो मेथड्स बताए हैं आपको वो एप्लीकेबल हैं या नहीं। स्टेटमेंट को रीड कर लें। द ग्राउंड स्टेट अपार्ट फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास मूविंग इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल Vx is exponential minus x square by 2 cos hyperbolic root 2x. The potential Vx in suitable units so that h cross is equal to 1 is up to an additive constant. यहाँ पे आपको स्टेट ग्राउंड स्टेट के लिए फंक्शन दिया है। इट मींस आपको वेव फंक्शन गिवन है। इट इज एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 cos हाइपरबोलिक रूट 2 x। साई गिवन है और आपको v फाइंड करना है। फिर से आप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे और जो आपको लास्ट लेक्चर में मेथड मैंने हिंट किया है उस मेथड से पोटेंशियल Vx का फॉर्म फाइंड करेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन में अब ये गिवन वेव फंक्शन का जब काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर आप ऑपरेट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होगा। तो d2 by dx स्क्वायर ऑफ साई x ये टर्म आपको रिक्वायर्ड होगा। तो d by dx अब ये टर्म का डिफरेंशियल करें। एक्सपोनेंशियल एज सच एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल करेंगे आपको माइनस एक्स मिलेगा और cos हाइपरबोलिक रूट 2x कांस्टेंट है प्लस एक्सपोनेंशियल फैक्टर कांस्टेंट cos हाइपरबोलिक का डिफरेंशियल करेंगे sin हाइपरबोलिक रूट 2x और sin हाइपरबोलिक के आर्गुमेंट का जब डिफरेंशियल करेंगे तो रूट 2 मल्टीप्लाई। ये वन टाइम डिफरेंशिएशन यहाँ पे कंप्लीट है। अब आपको फिर से डबल डेरिवेटिव के लिए आपको दीज टर्म का फिर से डिफरेंशियल करना है। तो ये फर्स्ट टर्म में आप एक्सपोनेंशियल टर्म को कांस्टेंट लेंगे, cos हाइपरबोलिक को कांस्टेंट लेंगे, x का डिफरेंशियल करेंगे माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 cos हाइपरबोलिक रूट 2x। अब यहाँ पे cos हाइपरबोलिक और x कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशियल करेंगे एक्सपोनेंशियल एज सच और एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल किया तो माइनस एक्स मिलेगा और माइनस एक्स आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर cos हाइपरबोलिक रूट 2x। अब यहाँ पे x फैक्टर कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल फैक्टर कांस्टेंट cos हाइपरबोलिक का डिफरेंशियल करेंगे तो sin हाइपरबोलिक रूट 2x और जब रूट 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो रूट 2 मल्टीप्लाई। तो अभी ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल हो गया। अब ये टर्म का डिफरेंशियल करेंगे प्लस रूट 2 जब ये एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशियल करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर सच एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल किया तो माइनस एक्स मिलेगा और यहाँ पे sin हाइपरबोलिक रूट 2x मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंशियल फैक्टर कांस्टेंट sin हाइपरबोलिक का डिफरेंशियल करेंगे cos हाइपरबोलिक रूट 2x और रूट 2 आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपको पहले से प्रेजेंट था और रूट 2 आपको यहाँ से मिलेगा। अब ये टर्म को आप कंपेयर कर सकते हैं। ये टर्म माइनस में है और ये टर्म प्लस में 2 है। एक्स स्क्वायर टर्म है तो पहले मैं ये टर्म नोट कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर cos हाइपरबोलिक रूट 2x। 1 सेकेंड वेट करेंगे। रिया बंसल अपना वीडियो ऑफ कर लो। फिर टर्म कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपको मैंने ये एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर टर्म नोट कर दिया। अब ये टर्म sin हाइपरबोलिक के साथ जो टर्म है वो एक साथ नोट करेंगे तो माइनस एक्स sin हाइपरबोलिक रूट 2 फैक्टर यहाँ पे है। सेम कंडीशन यहाँ पे है। तो ये कंडीशन 2 रूट 2 एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 sin हाइपरबोलिक रूट 2x। तो ये टर्म इंक्लूड हो गया, ये टर्म इंक्लूड हो गया, ये टर्म इंक्लूड हो गया। जो रिमेनिंग 2 टर्म्स हैं आप वहाँ पे कंपेयर करिए। यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +2 है। देन दिस वैल्यू इज प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 cos हाइपरबोलिक रूट 2x। ये आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन वेव फंक्शन के लिए फाइंड हो गया। अब श्रोडिंगर इक्वेशन में आप प्लेस करेंगे
तो स्टेटमेंट में आपको यूनिट मेंशन किया हुआ है, पार्टिकल का मास मेंशन किया है। तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम फैक्टर जब आप यहाँ पे यूनिट में प्लेस करेंगे तो एच क्रॉस 1 है और मास भी 1 है। तो ये फैक्टर -1/2 d2 psi बाई dx स्क्वायर प्लस vx psi x इज इक्वल टू e psi x। ये श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर्म बनेगा गिवन डेटा के लिए। तो यहाँ पे प्लेस कर दें तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक रूट 2x। अब ये फैक्टर माइनस आप यहाँ पे मल्टीप्लाई किया फिर प्लस 2 एडजस्ट हो गया रूट 2x एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन हाइपरबोलिक रूट 2x माइनस हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक रूट 2x इज इक्वल टू e psi x। अब यहाँ से जो गिवन वेव फंक्शन फॉर्म था ये टर्म कॉमन लेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस हाइपरबोलिक रूट 2x। तो जो रिमेनिंग टर्म होंगे वो आप कंपेयर कर सकते, एक टर्म और छूटा यहाँ पे vx psi x, ये मैं नोट कर रहा हूँ फिर vx psi x इज इक्वल टू e psi x। जब ये गिवन वेव फंक्शन फॉर्म कॉमन लेंगे तो यहाँ से आप कंपेयर करें ये टर्म कॉमन आ गया तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से ये टर्म भी कॉमन आ गया, ये फैक्टर को मैंने पहले नोट कर दिया कांस्टेंट कर। जो रिमेनिंग टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ये फैक्टर को कंपेयर करिए, यहाँ से एक्सपोनेंशियल फैक्टर कॉमन हो गया, एक्स प्रेजेंट होगा और साइन हाइपरबोलिक रूट 2x बाई कॉस हाइपरबोलिक रूट 2x। और इस टर्म से जो गिवन वेव फंक्शन फॉर्म था वो कॉमन आ गया तो vx यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। अब इसको फिर से साई एक्स आप नोट कर सकते हैं। बोथ साइड में आप साई एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड में जो भी पोजीशन डिपेंडेंट रिलेशन बना है उसको आप ऐसे जीरो कर लें और जब ये टर्म को जीरो करेंगे तो आपको vx के लिए रिजल्ट मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस रूट 2x साइन बाई कॉस इज टेन हाइपरबोलिक रूट 2x प्लस vx इज इक्वल टू 0। अब vx के लिए ये बाकी रिमेनिंग टर्म को राइट साइड में एडजस्ट कर दीजिए, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे नोट कर रहा हूँ। देन vx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस रूट 2x टेन हाइपरबोलिक रूट 2x। ये आपको vx फॉर्म आएगा, ये ऑप्शन में कंपेयर कर सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस रूट 2x टेन हाइपरबोलिक रूट 2x। सेकंड ऑप्शन करेक्ट करते हैं। सिमिलर प्रॉब्लम जैस पेपर में ही नेक्स्ट पेज 27 पे प्रॉब्लम नंबर 8 सेम प्रॉब्लम है। अभी बार स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। Please show last slide. माइनस 1/2 कहाँ पे? कहाँ पे? लास्ट इक्वेशन में -1/2 माइनस एक्स स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट थे आप, लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट। जो वेरिएबल पार्ट है उसको जीरो करना है, मैंने टोटल को जीरो करने के लिए थोड़ी बोला है। जो प्रॉब्लम मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको हिंट किया है, नेक्स्ट स्लाइड पे 27 पे 8 आप चेक कर सकते हैं। सेम वेव फंक्शन फॉर्म दिया है, ओनली एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर से रिजल्ट में माइनर चेंज होगा, बाकी आप एप्रोप्रिएट ऑप्शन वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम वेव फंक्शन है, ऑप्शन में एक माइनर मॉडिफिकेशन, अब उससे आप जो फॉर्म बनेगा यहाँ पे जो फॉर्म आ रहा है अगर ये टू फैक्टर आप कॉमन ले लें यहाँ से तो ये रिमेनिंग पार्ट आपको मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे भी सेकंड ऑप्शन करेक्ट बनेगा। जस्ट प्रॉब्लम को रिपीट करना था। तो जो आपको मेथड मैंने हिंट किए हैं उन मेथड से आप वेव फंक्शन गिवन होगा पोटेंशियल फॉर्म फाइंड कर सकते हैं, या कोई हमको पोटेंशियल भी अगर गिवन है तो कोई और पार्ट आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन क्वांटम मैकेनिक्स। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन क्वांटम मैकेनिक्स। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फिजिक्स के आप डिफरेंट ब्रांचेस में पढ़े होंगे। आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी ये फॉर्म पढ़ा हुआ आपने, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इसका आप फिजिकल सिग्निफिकेंस भी आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर
सिस्टम से चार्ज इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लो करता है तो आपको डाइवर्जेंस का आइडिया है, डाइवर्जेंस ऑफ जे का आइडिया होगा। अगर चार्ज आउटर और इनसाइड में आपको फ्लो करेगा तो दैट पर्टिकुलर सिस्टम के लिए आप चार्ज डेंसिटी का टाइम डेरिवेटिव कंपेयर कर सकते हैं। अगर इस सिस्टम से आउटवर्ड चार्ज फ्लो करता है, चार्ज आउटवर्ड फ्लो करेगा तो डाइवर्जेंस इसके लिए पॉजिटिव आएगा, ये टर्म पॉजिटिव होगा। और जैसे डाइवर्जेंस पॉजिटिव हुआ तो आपको ये रेट पता चल गया कि चार्ज डेंसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में नेगेटिव आएगा। इट मींस इसके इनसाइड में चार्ज डेंसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो जाएगा। अगर चार्ज इनवर्ड फ्लो करेगा तो डाइवर्जेंस नेगेटिव आएगा, और डाइवर्जेंस नेगेटिव होगा तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू में डाइवर्जेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव होगी और एक माइनस साइन ये टर्म है, तो टोटल पेनिट्रेशन आपको यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। और पॉजिटिव बनने से अगर इनवर्ड फ्लो करेगा तो जिस रेट से इनवर्ड फ्लो करेगा उसी रेट से आपका चार्ज डेंसिटी इनसाइड में इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ज कंफर्म हो जाता है एंड दिस इक्वेशन शोज द कंजर्वेशन ऑफ लोकल चार्ज। ये आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, ये इसमें कोई आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। ये इसलिए मैंने रिलेट किया है क्योंकि आपको ये पहले से ही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर्म का आइडिया है, ये क्या कंजर्वेशन शो करता है, क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो एक सिमिलर इक्वेशन आप क्वांटम मैकेनिक्स में ड्राइव करेंगे, सिमिलर इक्वेशन फॉर्म आपको यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में ड्राइव करेंगे, जिसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन क्वांटम मैकेनिक्स वर्ड आप यूज करते हैं। उसके यहाँ पे पहले ड्राइव करेंगे क्या इक्वेशन फॉर्म आएगा, उससे फिर एनालॉजी करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो नोटेशंस हैं उनके मीनिंग क्या है, फिर उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। तो जस्ट आपको इस आपको टॉपिक में ये हिंट हो गया कि पहले आपको क्या फाइंड करना है, जिससे आप मैथमेटिकल स्टेप्स आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको एक सिमिलर इक्वेशन ड्राइव करना है जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और कॉरस्पॉन्डिंग करंट डेंसिटी का रिलेशन आपको फाइंड होगा। तो ये रिकॉल करें, आपको जब वेव फंक्शन फर्स्ट टाइम मैंने डिस्कस किया है तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया है, डिफरेंट नोटेशंस के आपको स्टेटमेंट्स मैंने नोट कराए हैं। अगर यहाँ पे आप 3 डायमेंशनल स्पेस पोजीशन स्पेस ले रहे हैं 3 डायमेंशनल, तो ये टर्म का मीनिंग आपको डिस्कस किया हुआ है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन में आपको ये हिंट किया था कि साई मॉड स्क्वायर को आप फिजिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं एंड दिस टर्म साई स्टार साई, जो आप साई मॉड स्क्वायर नोटेशन बताया था, दिस टर्म रिप्रेजेंट पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का आइडिया है तो किसी भी पर्टिकुलर रीजन के लिए, लार्ज रीजन के लिए आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं और उस प्रोबेबिलिटी का आपको यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसी इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन क्वांटम मैकेनिक्स के लिए सम टाइम आप कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वर्ड भी यूज करेंगे सेम टॉपिक के लिए, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। और इसी में सम टाइम एक वर्ड आप यूज करेंगे, नॉट ऑलवेज, सम टाइम, पार्टिकल फ्लक्स। तो आपको ये जब इक्वेशन आप फाइंड कर लेंगे तब ये मीनिंग आपको कंफर्म होंगे। अभी यहाँ पे आपको जस्ट मैंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का डेफिनेशन जो पहले डिस्कस किया हुआ है वो फिर से नोट कर दिया। अगर आपको ये फाइंड करना हो किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल lies inside a region of volume capital B bounded by surface area capital A at time t। तो वेव फंक्शन में टाइम रेफरेंस दिया हुआ है, इसको सपोज मैंने कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर दिया और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को अगर आप रिक्वायर्ड रीजन के वॉल्यूम पे आप इंटीग्रल कर देंगे तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी का आइडिया रहेगा। तो साई स्टार फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, साई फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, वॉल्यूम पे इंटीग्रल कर रहे हैं, दिस नोटेशन डी टाउ, और वॉल्यूम v के लिए लिमिट आपको यहाँ पे नोट। तो दिस टर्म रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ से सिमिलर इक्वेशन ड्राइव करने के लिए एज इन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स, अब ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोगों ने पहले ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स का डेरिवेशन पढ़ा हो तो आप वहाँ पे चार्ज एक पर्टिकुलर रीजन में फाइंड करते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, फिर उसका टाइम डेरिवेटिव आप चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। और ये टर्म आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताया था, इसको सपोज आप स्मॉल p नोटेशन ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने इसको स्मॉल p नोटेशन लिखा। तो इसी टर्म को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को आप इंटीग्रल करके भी टोटल प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए मैं टाइम डेरिवेटिव, अब ये टाइम डेरिवेटिव राइट साइड में आपको डी बाई डी टी इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम साई स्टार साई डी टाउ। वेव फंक्शन में क्या डिपेंडेंसी है वो आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया। आगे चाहे तो आप ओनली नोटेशन ले सकते हैं वेव फंक्शन का। ये वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, पोजीशन के रेस्पेक्ट में डेफिनेट इंटीग्रल है और ये आप चेक कर सकते हैं अगर कोई फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल फंक्शन है, अगर आप इसको आप x पे इंटीग्रल कर दें और x पे कोई फाइनाइट लिमिट हो या इनफाइनाइट लिमिट हो या इनफाइनाइट लिमिट हो, तो ये लिमिट जब प्लेस कर देंगे तो इस इंटीग्रल के रिजल्ट में ये x वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। ओनली जिस वेरिएबल पर आप इंटीग्रल नहीं कर रहे हैं वो वेरिएबल प्रेजेंट होगा।
तो मोर देन वन वेरिएबल फंक्शन में जब आप एक पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सक्लूड कर देंगे तो एक सिंगल वेरिएबल का कंडीशन आपको मिलेगा दैट इज पार्शियल कंट्रीब्यूशन। तो ये जो परफेक्ट डेरिवेटिव है, जब आप इसके इनसाइड में डेरिवेटिव्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेरिएबल पे इंटीग्रल है तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। तो दिस इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम डेल ये साई स्टार कांस्टेंट, और मैंने इसके आर्गुमेंट को हाइड कर दिया। जैसे आपको डिपेंडेंसी कंफर्म है कि साई किस पे डिपेंड करता है, जैसे आप यहाँ पे शॉर्ट में आप नोट रखना साई स्टार डेल साई बाई डेल टी प्लस साई डेल साई स्टार बाई डेल टी। यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइम वेरिंग फंक्शन है, बोथ का बाई पार्ट्स डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये जो परफेक्ट टाइम डेरिवेटिव था, टोटल टाइम डेरिवेटिव था, जब आप इंटीग्रल के इनसाइड में ले जाएंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव्स बनेंगे। क्यों पार्शियल डेरिवेटिव्स बनेंगे, मैंने आपको हिंट कर दिया कि यहाँ पे जो फंक्शन था इंटीग्रेंट था, वहाँ पे मोर देन वन वेरिएबल है, पोजीशन वेरिएबल और टाइम वेरिएबल, बट आप एक पर्टिकुलर वेरिएबल पे इंटीग्रल कर रहे हैं तो ओनली ये टाइम डेरिवेटिव आपको सिंगल वेरिएबल का कंडीशन बताएगा, और सिंगल वेरिएबल के लिए मोर देन वेरिएबल डिपेंडेंसी में आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट। तो आपको प्रोबेबिलिटी का टाइम रेट चेक करने के लिए आपको वेव फंक्शन और उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का टाइम रेट फाइंड करना है, और ये टाइम डेरिवेटिव्स वेव फंक्शन के टाइम डेरिवेटिव्स अब तक जो भी सिलेबस मैंने डिस्कस किया है वहाँ पे आप ये कंपेयर करें तो आप श्रोडिंगर इक्वेशन में पढ़ें। तो टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी वी नीड श्रोडिंगर इक्वेशन, और श्रोडिंगर इक्वेशन में ये पार्ट आप फाइंड करके यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे श्रोडिंगर इक्वेशन फिर से नोट कर रहा हूँ जो लास्ट लेक्चर में आपको हिंट किया है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम डेल टू साई प्लस वी फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। चाहे तो आप फिर से एक बार ये वेव फंक्शन का डिपेंडेंसी नोट कर सकते हैं, बाकी आपको डिपेंडेंसी लास्ट स्लाइड में मैंने डिस्कस कर दिया है। आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी ऑफ साई फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। तो ये आपको श्रोडिंगर इक्वेशन पहले डिस्कस किया है, जैसे ही पोटेंशियल का आर्गुमेंट रिप्रेजेंट किया आपको ये कंफर्म हो गया दिस गिवन इक्वेशन इज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब आपको ये डेल साई बाई डेल टी पता चल गया, जो रिक्वायर्ड है डेल साई बाई डेल टी आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब अगर आप इस इक्वेशन का अगर आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड कर लें, चाहे तो आप डेल साई बाई डेल टी के लिए सिंप्लीफाई कर लें फिर उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर सकते हैं, चाहे आप इसी इक्वेशन में आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर लें फिर आप डेल बाई डेल टी ऑफ साई स्टार फाइंड कर सकते हैं, चाहे जो भी स्टेप आपको फॉलो करें। डेल साई बाई डेल टी फाइंड करने के लिए ये आई एच क्रॉस से इसको डिवाइड करेंगे, और जैसे आप डिवाइड करेंगे एच क्रॉस का 1 पावर इस पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर टर्म से एडजस्ट हो गया और 1/i बनेगा माइनस। इस साइड में इसको डिवाइड किया तो आई एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम डेल टू साई प्लस, अब इस टर्म में सेपरेटली आई एच क्रॉस डिवाइड करेंगे तो 1/i इज माइनस आई बाई एच क्रॉस वी फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम साई फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू क्या बनेगी। अब इस डेल साई बाई डेल टी का इस रिलेशन का आप चाहे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड कर लें चाहे स्टार बाई डेल टी के लिए सिंप्लीफाई कर लें। तो ऑन टेकिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ दिस इक्वेशन लेफ्ट साइड डेल बाई डेल टी ऑफ साई स्टार। अब जो भी यहाँ पे रियल टर्म्स होंगे वो सेम रखेंगे और जो इमेजिनरी टर्म है या कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं वहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। तो ये आई को आप माइनस आई करें तो माइनस आई एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम डेल टू साई स्टार। अब सेकंड टर्म पे आई को माइनस आई किया तो प्लस आई बाई एच क्रॉस, और एक स्टेप को यहाँ पे अलर्ट रहेंगे। हो सकता है कि आप लोग अपने ग्रेजुएशन या पीजी लेवल पे जब ये आर्टिकल पढ़े हों बुक में कंडीशन मेंशन किया है या नहीं किया है, एक आपको पॉइंट डिस्कस करने के लिए जो ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल को मैंने जनरली यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिया, और जैसे ही पोटेंशियल को कॉम्प्लेक्स लेंगे जब आपको कंफर्म नहीं है कि रियल है, जितने भी आप नॉन सेशंस पढ़े हैं पोटेंशियल को आपने रियल पढ़ा होगा, बट एक पॉइंट को कंफर्म करने के लिए, पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मैं पोटेंशियल को जनरली कॉम्प्लेक्स लेके चल रहा हूँ, और जैसे ही कॉम्प्लेक्स होगा तो आपको इस पार्ट का भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यूज करना है। तो वी नोटेशन पे आप वी स्टार नोटेशन यूज करेंगे, और साई भी जनरली कॉम्प्लेक्स है तो ये साई स्टार नोटेशन। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी के टाइम रेट के लिए रिजल्ट रिक्वायर्ड थे डेल साई बाई डेल टी और डेल साई स्टार बाई डेल टी, ये टर्म्स फाइंड हो गए। बट इस टोटल टर्म के लिए आप चेक करें यहाँ पे साई स्टार का प्री मल्टीप्लिकेशन है डेल साई बाई डेल टी में, और साई का प्री मल्टीप्लिकेशन है डेल साई स्टार बाई डेल टी में। तो दीज टर्म्स में ये इक्वेशंस आपको यहाँ पे कंफर्म हो गए। इस पार्ट से आप साई स्टार डेल साई बाई डेल टी फाइंड करेंगे, और इस पार्ट से आप साई डेल साई स्टार बाई डेल टी फाइंड करेंगे। तो यहाँ से आपको साई स्टार से प्री मल्टीप्लाई करना है आई एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम एस सच साई स्टार डेल टू साई, सेकेंड टर्म माइनस आई बाई एच क्रॉस साई स्टार वी। अब ये डिपेंडेंसी वी का आपको कंफर्म है यहाँ पे, तो मैं इसका डिपेंडेंसी हाइड कर दिया जिससे आपको ये लेस स्पेस में नोट हो जाए। तो ये आपको साई स्टार डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू बनी। मैंने साई का भी आर्गुमेंट शो कर दिया, वी का भी आर्गुमेंट शो कर दिया, बट आपको फिर से डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए कि पोटेंशियल में कैसे डिपेंडेंसी कंफर्म होगा। वो पहले से आपको यहाँ पे शो किया हुआ कि डिपेंडेंसीज क्या है, वेव फंक्शन में डिपेंडेंसी क्या है, पोटेंशियल का क्या डिपेंडेंसी। अब साई डेल साई स्टार बाई डेल टी माइनस आई एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम साई
del टू साई स्टार प्लस आई बाई एच क्रॉस साई वी स्टार साई स्टार। अब these टू टर्म को ऐड कर लें तो साई स्टार डेल साई बाई डेल टी प्लस साई डेल साई बाई डेल टी। अब जैसे these टू टर्म को ऐड करेंगे तो del टू वाले टर्म एक साथ नोट कर लें और v वाले टर्म एक साथ नोट कर लें। तो आई एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम, ये टर्म मैंने कॉमन ले लिया, तो साई स्टार डेल टू साई माइनस साई डेल टू साई स्टार, ये बोथ टर्म यहाँ पे नोट हो गए। अब वो पोटेंशियल वाले टर्म एक साथ नोट करेंगे तो माइनस आई बाई एच क्रॉस साई स्टार वी साई माइनस साई वी स्टार साई स्टार, ये आपको रिजल्ट बन गया। अब एक पार्ट और यहाँ पे मैं एक स्टेप और यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। आपको पोटेंशियल का वेव फंक्शन पे एक्शन पता है पोजीशन स्पेस में, आपको ये हिंट किया है कि पोटेंशियल पोजीशन का फंक्शन है, तो यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेटिव नेचर होगा और मल्टीप्लिकेटिव नेचर में आप ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे आई एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम एस सच साई स्टार डेल टू साई माइनस साई डेल टू साई सर लेफ्ट हैंड साइड में साई स्टार आएगा। हाँ जी, डेल साई स्टार बाय डेल टी कहाँ पे? लेफ्ट हैंड ये टर्म सॉरी माइनस आई बाई एच क्रॉस, और जैसे ही आपको ये यहाँ पे पोटेंशियल का मल्टीप्लिकेटिव नेचर कंफर्म हुआ तो ये टर्म को आप नोट कर सकते हैं। v को आप ऑर्डर चेंज किया साई के साथ मल्टीप्लाई करने में, जो आपको अब तक हिंट किया हुआ कि आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में। साई भी फंक्शन है एक्स का और v फंक्शन है एक्स का, तो मल्टीप्लिकेटिव नेचर है यहाँ पे, तो ये टर्म बनेगा साई मॉड स्क्वायर इंटू वी, और ये टर्म पे आप जाए यहाँ पे आपने ऑर्डर चेंज किया तो ये टर्म बनेगा साई मॉड स्क्वायर इंटू वी स्टार। तो साई मॉड स्क्वायर भी आप कॉमन लेंगे तो ये बोथ टर्म का कंडीशन का आपको कंपेरिजन इजीली हो जाएगा, और इस इक्वेशन को आप कोई नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे, जिससे जब ये रिक्वायर्ड हो तो आपको इस इक्वेशन का रेफरेंस लेके आगे आप कंटिन्यू कर पाएंगे। इसके आगे जो आप बुक में पढ़े हैं रियल पोटेंशियल के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर्म, वो मैं आपको यहाँ पे फिर से रियल पोटेंशियल की कंडीशन लेके आगे कंटिन्यू करूंगा, बट इस इक्वेशन को आप कोई पहले नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप इसको यूज कर पाएंगे। जो भी आप स्टार्टिंग से अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो इसको कोई नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके आगे मैं नेक्स्ट पेज स्लाइड पे पोटेंशियल की कंडीशन को यहाँ पे एड कर रहा हूँ कि अगर पोटेंशियल को हम रियल एज्यूम करें, इफ पोटेंशियल इज रियल, जो आप बुक में पढ़े होंगे, हो सकता है वहाँ पे कंडीशन ना लिखा हो, ऑटोमेटिकली इसको रियल कंसीडर कर लिया हो। इफ पोटेंशियल इज रियल देन v इज इक्वल टू v स्टार और v स्टार इज इक्वल टू v। तो जो अभी इक्वेशन का मैंने नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए बोला, अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे तो साई स्टार डेल साई बाई डेल टी प्लस साई डेल साई स्टार बाई डेल टी इज इक्वल टू, अब जैसे ही आप ये रियल वाली कंडीशन लेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट, ये दोनों कंडीशन सेम आएंगे और डिफरेंस है, और डिफरेंस होने से ये लास्ट टर्म पोटेंशियल डिपेंडेंट टर्म एलिमिनेट हो गया, ओनली ये टर्म प्रेजेंट रहेंगे। बट अगर पोटेंशियल जनरली कॉम्प्लेक्स है तो ये टर्म यहाँ पे कंडीशन प्रेजेंट रहेगा। तो मैंने कंडीशन एज्यूम कर लिया यहाँ तक कि पोटेंशियल अगर रियल है तो ये लास्ट टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग टर्म को आप यहाँ पे नोट करेंगे, दैट इज आई एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम साई स्टार डेल टू साई माइनस साई डेल टू साई स्टार। अब रियल पोटेंशियल के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर्म क्या बनेगा, उसको यहाँ पे फाइंड करने के लिए स्टेप्स फॉलो करेंगे, और स्टेप्स फॉलो करने के लिए आप लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़े होंगे, और वेक्टर अलजेब्रा का एक पॉइंट आपको यहाँ पर रिकॉल करने के लिए मैं नोट कर रहा हूँ। अगर आपको ये स्केलर ले रहे हैं, एफ को स्केलर ले रहे हैं और कोई वेक्टर ले रहे हैं, सपोज वेक्टर को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, तो जब आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये रिजल्टेंट क्वांटिटी भी वेक्टर बनेगा। और अब इस वेक्टर का अगर आप डाइवर्जेंस फाइंड करें तो आपको नोटेशन बनेगा ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस एफ डाइवर्जेंस ऑफ ए। अब यहाँ पे इसको अप्लाई करना है, ये आपको यहाँ पे कंफर्म है कि साई और साई स्टार स्केलर फंक्शन है, मैं कांस्टेंट नहीं कह रहा हूँ, मैं स्केलर और वेक्टर कंपैरिजन आपको यहाँ पे कर रहा हूँ। साई स्केलर है, साई स्टार भी स्केलर फंक्शन है, दीज टू टर्म्स आर स्केलर फंक्शन। और जैसे ही आप यहाँ पे ग्रेडियंट फाइंड करेंगे दीज पार्ट का, डेल साई एंड डेल साई स्टार, किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट वेक्टर आता है तो दीज टू टर्म्स वेक्टर पार्ट बनेंगे। तो यहाँ पे आपको ये कंफर्म हो गया कि एफ क्या पार्ट है और वेक्टर ए नोटेशन क्या है, तो ये रिलेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें डाइवर्जेंस ऑफ डेल साई, तो ये वेक्टर है और वेक्टर का डाइवर्जेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये नोटेशन बनेगा डेल टू साई, जो यहाँ पे प्रेजेंट है। सिमिलर अप्रोच डाइवर्जेंस ऑफ डेल साई स्टार, दिस टर्म इज डेल टू साई स्टार, ये टर्म भी प्रेजेंट है। तो आपके पास दीज टू टर्म प्रेजेंट है यहाँ पे, साई स्टार डेल साई और साई डेल टू साई स्टार। अगर आप यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कर दें साई स्टार से और यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कर दें साई से, तो दीज टू टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट है।
तो यहाँ पे कुछ टर्म ऐड करना है और कुछ टर्म डिफरेंस करना है। तो अगर ये टर्म को कंपेयर करें डेल साई स्टार डॉट डेल साई, यही वैल्यू अगर आप यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दें डेल साई डॉट डेल साई स्टार, ये भी सेम बनेगा। तो अगर यहाँ पे सम टर्म हम ऐड कर लें और डिफरेंस कर लें, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट कर दिए कि कैसे आप यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा के रिजल्ट को अप्लाई करेंगे, ये आपको खुद से भी पता होना चाहिए था, ठीक है। वो इसको रिलेट करने के लिए मैंने पॉइंट्स बता दिए। अब इसी स्टेप को आगे कंटिन्यू करता है। साई स्टार डेल साई बाई डेल टी प्लस साई डेल साई स्टार बाई डेल टी इज इक्वल टू आई एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम साई स्टार डेल टू साई माइनस साई डेल टू साई स्टार। ये टर्म पहले से प्रेजेंट थे, अब यहाँ पे ये मैंने टर्म को ऐड कर दिया और डिफरेंस कर दिया। तो ये फॉर्म आपको यहाँ पे प्रेजेंट है। वेक्टर ए आपको अब यहाँ पे बताया है और स्केलर भी आपको यहाँ पे बताया है। दीज टू टर्म को अगर आप कंबाइन कर दें, प्लस पार्ट को, ये पार्ट को आप कंबाइन कर दें और ये माइनस वाले पार्ट को, यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप प्लस कर सकते थे, इसको माइनस कर सकते थे, टोटल वैल्यू सेम है, ऑर्डर ये जीरो के प्लेस पे मैंने लिखा हुआ है। और जैसे ही आप यहाँ से टर्म सिंप्लीफाई करेंगे तो आई एच क्रॉस बाई ट्वाइस है, इसको आप नोट कर सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ साई स्टार डेल साई माइनस डाइवर्जेंस ऑफ साई डेल साई स्टार, ये पार्ट आप नोट कर सकते हैं। अब ये आई एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप डाइवर्जेंस के लेफ्ट और राइट कहीं पे भी नोट कर सकते हैं। इस टोटल वैल्यू को आप नोट कर सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ माइनस आई एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम साई स्टार, ये सॉरी प्लस आई एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। इस स्टेप तक आपको डिस्कस करने के लिए क्या पॉइंट रिक्वायर्ड हुए हैं वो आपको यहाँ पे मैंने हिंट कर दिया। ये नोटेशंस के मीनिंग आपको बता दिए, क्या वेक्टर हैं क्या स्केलर्स हैं, हमें ये रिजल्ट की रिक्वायरमेंट। मैंने इंटीग्रल से पहले ये सेपरेटली आपको हिंट किए हैं और मैंने आपको ये हिंट भी किया कि आप इसको माइनस ले सकते थे, देन इसको आप प्लस कर सकते हैं। दोनों वैल्यूज सेम है इसलिए कैंसिल आउट होकर जीरो हो रही है। प्लस प्लस वाले टर्म एक साथ नॉट होकर टर्म बन गया, माइनस माइनस वाले पार्ट एक साथ नॉट होकर टर्म बन गया। अब जो इक्वेशन था आपका रियल पोटेंशियल के लिए, ये फॉर्म फाइंड हो गया। अब इस पर्टिकुलर रिजल्ट को हम यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए प्लेस करते हैं। तो dp by dt with the condition of real potential, dp by dt is equal to integration divergence of IH cross by twice m psi star del psi minus psi del psi star d टर्म। ये आपको रिलेशन फाइंड। अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी का टाइम डेरिवेटिव, लेफ्ट साइड को आप इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिस रीजन के लिए आपने टर्म फाइंड किया था उसी रीजन के लिए अगर आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इंटीग्रल कर दें, वॉल्यूम पे आप इंटीग्रल कर दें, ये टोटल प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नोटेशन पहले आपको डिस्कस किया। राइट साइड एज सच है, डाइवर्जेंस ऑफ आई एच क्रॉस बाई ट्वाइस है साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार डी टर्म। अभी सिमिलर अप्रोच आपको डिस्कस किया था कि अगर टोटल टाइम डेरिवेटिव को इंटीग्रल पार्ट के इनसाइड में आप इंक्लूड करेंगे तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स बनेंगे। दोनों में सेम लिमिट है, वॉल्यूम पे आप इंटीग्रल कर रहे हैं वॉल्यूम एलिमेंट पे, तो इनके इंटीग्रेंड को सेम साइड लाके आप ऐड कर सकते हैं साइन इंक्लूड करते हुए। तो अगर आप ये टर्म को लेफ्ट में इंक्लूड कर लें तो ये माइनस में आपको इधर एडजस्ट हो जाएगा। देन इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम v डेल p बाई डेल t, दोनों p नोटेशन में क्या डिफरेंसेस हैं वो आप नोटेशन वाइज चेक कर सकते हैं। जब ये टर्म को लेफ्ट में लाएंगे, डाइवर्जेंस ऑफ अभी यहाँ पे चेक करें ये प्लस है, जब लेफ्ट में लाएंगे तो मैंने इसको माइनस कर माइनस आई एच क्रॉस बाई ट्वाइस है साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार डी टॉप इज इक्वल टू सी। अब ये टर्म डेफिनेट इंटीग्रल है और डेफिनेट इंटीग्रल का रिजल्ट जीरो है, तो इसका इंटीग्रेंड भी जीरो है। तो ये जैसे ही आप ये इंटीग्रेंड को जीरो करेंगे, इस इक्वेशन के सेटिस्फाई होने के लिए ये इंटीग्रेंड वैल्यू जीरो होना चाहिए। माइनस डाइवर्जेंस ऑफ माइनस आई एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार इज इक्वल टू जीरो। अगर आप ये रिलेशन को किसी अनदर नोटेशन से रिप्लेस करते हैं, सपोज दिस नोटेशन इज एस माइनस आई एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, इसको आपने एस से रिप्रेजेंट किया तो आपको ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर्म ड्राइव हो गया। डेल पी बाई डेल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो। So this equation is similar
टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो रियल पोटेंशियल के लिए आपको ये टर्म डिस्कस होगा। अब अगर आप ये एनालॉजी करें जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, जो भी लास्ट पेज पे मैंने आपको हिंट भी किया था, जो स्टार्टिंग से जब आप ये आर्टिकल स्टार्ट किए हैं उससे पहले मैंने आपको ये नोटेशन डिस्कस किए हैं, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स हम आपको डिस्कस किया हुआ है। तो रो आप वहाँ पे चार्ज डेंसिटी पढ़ते हैं। देखो एनालॉजी करने का मीनिंग क्या है कि आप पहले से कोई रिजल्ट पढ़े हैं उससे आप कंपेयर कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये नोटेशन के मीनिंग आपको कंफर्म है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने डिस्कस कर दिया है, तो ये पॉइंट रिकॉल होने चाहिए थे। अब सिमिलर इक्वेशन आप यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में ड्राइव किए हैं, तो ये नोटेशन का मीनिंग, पी का मीनिंग तो आपको पता था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो एस के लिए आपको डेफिनेशन पता चली, एस के लिए मीनिंग पता चल गया। जिस टाइप का यहाँ पे डेंसिटी ले रहे थे, चार्ज का डेंसिटी है, तो ये टर्म एस जो नोटेशन है वो जे के एनालॉगस बनेगा और ये भी टर्म डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। बट रियल चार्ज के फ्लो से करंट राइज होता है, ऐसे ही यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के फ्लो से प्रोबेबिलिटी करंट राइज होगा। तो ये एनालॉजी जब आप करेंगे तो ये पी नोटेशन का तो मीनिंग आपको पता था, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये कोई न्यू नोटेशन नहीं है, पहले आप पढ़ें। साई स्टार साई को मैंने पी रिप्रेजेंट किया था वहां पे। तो इससे एनालॉजी करेंगे तो यहाँ पे एस नोटेशन के लिए आपको डेफिनेशन मिल गया, दिस टर्म रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। जिस तरह से रियल चार्ज के फ्लो से करंट राइज होता है, ऐसे ही यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी का फ्लो होगा तो उससे प्रोबेबिलिटी करंट बनेगा, जिसको यहाँ पे ऐसे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी किया है। बट ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन के लिए कंडीशन है जो आपको मैंने यहाँ पे नोट कराया है, इफ पोटेंशियल इज रियल। अगर ये पोटेंशियल रियल नहीं होता तो ये टर्म यहाँ पे, इसमें कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के लिए जो भी रियल कंडीशन होता है वो तो कैंसिल आउट हो जाता है, बट इस पोटेंशियल में जो इमेजिनरी कंडीशन होगा वो ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने से ये टर्म यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के लिए प्रेजेंट होता है। अगर आप यही टर्म को आगे कंटिन्यू करते जाते सिमिलर अप्रोच से, तो क्या ये राइट साइड जीरो बनता कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के लिए? कोई एक टर्म यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता, तब ये रिजल्ट नॉन जीरो बन जाता। इसी पॉइंट को सजेस्ट करने के लिए मैंने पहले पोटेंशियल को जनरली कॉम्प्लेक्स लिया, फिर जो आप बुक में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर्म पढ़ते हैं उसको मैच कराने के लिए मैंने पोटेंशियल को रियल लिया, और जब तक पोटेंशियल के लिए मेंशन ना करे ऑप्शन से या प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से, आप पोटेंशियल को रियल एज्यूम कर सकते हैं। बट अगर ऑप्शन के थ्रू या कहीं प्रॉब्लम में स्टेटमेंट में आपको हिंट किया है कि पोटेंशियल रियल नहीं है, जनरली कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं या इमेजिनरी है, तब ये पॉइंट में क्या मॉडिफिकेशन होगा उसको मैंने हिंट करने के लिए इस इक्वेशन को आपको कोई नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए बोला। और जो मैंने सजेस्ट किया है अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे 20 पॉइंट्स में, तो अभी जो ये इक्वलिटी जीरो ले रहे थे, जब लेफ्ट साइड में ये सिमिलर पॉइंट्स आप यहाँ एडजस्ट कर लेंगे तो राइट साइड में जो पोटेंशियल डिपेंडेंट टर्म में इमेजिनरी कंट्रीब्यूशन है वो टर्म यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, और जब प्रेजेंट होगा तो ये राइट साइड जीरो नहीं होगी। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर्म क्या था, कैसे ड्राइव हुआ, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पे मैं बोथ पोटेंशियल्स के लिए यहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन नोट कर रहे हैं। इफ पोटेंशियल इज रियल, डेरिवेशन पार्ट कंप्लीट हुआ। इफ पोटेंशियल इज रियल then equation of continuity takes the form del p by del t plus divergence of s is equal to 0, जो आपको ड्राइव करा दिया है। p का डेफिनेशन क्या है, s का डेफिनेशन क्या है, वो आपको हिंट होगा। p और s के डेफिनेशन सेम बनेंगे, बट जैसे ही आप पोटेंशियल को कॉम्प्लेक्स लेंगे या इमेजिनरी लेंगे, इफ पोटेंशियल इज नॉट रियल तो v स्टार v से मैच नहीं करेगा, और जब मैच नहीं करेगा देन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी del p by del t plus divergence of s is not equal to 0। ये इक्वल टू जीरो कब है, कब नॉट इक्वल टू जीरो है, वो पोटेंशियल की फॉर्म पे डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल रियल फंक्शन है या पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी फंक्शन। अब अगर राइट साइड जीरो है, जैसे आपको यहाँ पे एनालॉजी किया, दिस इक्वेशन इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिप्रेजेंट द लोकल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो नोटेशन में यहाँ पे रो नोटेशन में डेंसिटी था, चार्ज डेंसिटी, उसी का कंजर्वेशन बताता है। चेक कर लीजिए, यहाँ चार्ज डेंसिटी है तो ये चार्ज का कंजर्वेशन बता रहा है। तो एनालॉजी करेंगे तो दिस रिलेशन P रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द conservation of, shows the conservation of or follow the conservation of probability। कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, बट यहाँ पे कंजर्वेशन नहीं है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी इज नॉट कंजर्व। अगर राइट साइड नॉन जीरो है, यहाँ पे ये इक्वेशन सजेस्ट करेगा कि प्रोबेबिलिटी कंजर्व नहीं है। दोनों कंडीशन आपके क्या हैं वो हिंट हो गए, दोनों इक्वेशन में क्या मॉडिफिकेशन हुआ वो आपको हिंट हो गए, दोनों के कंजर्वेशन में क्या चेंज हुआ वो आपको यहाँ पे। अगर राइट साइड जीरो है तो कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी शो करेगा, और अगर राइट साइड नॉन जीरो है तो प्रोबेबिलिटी कंजर्व नहीं होगा। तो रियल पोटेंशियल के लिए प्रोबेबिलिटी कंजर्व होता है, और कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी पोटेंशियल के लिए प्रोबेबिलिटी कंजर्व नहीं।
अब अगर पोटेंशियल जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, मैंने आपको ये हिंट कर दिया, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई क्वेश्चन राइज नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में मेंशन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की पोटेंशियल रियल नहीं है, तब तो आपको ये स्टेप आपको हिंट कर दिया। बाकी अगर हिंट नहीं है तो आप एज्यूम करके चलेंगे कि पोटेंशियल रियल है, और रियल पोटेंशियल के लिए ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर्म होगा। इसका डेफिनेशन आपको यहाँ पे कैसे ड्राइव हुआ है वो आपको हिंट हो गया, एस का डेफिनेशन क्या है वो आपको हिंट हो गया, पी का डेफिनेशन क्या है वो आपको बताए हुए हैं। तो ये कोई फिर से न्यू स्टेप में नोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड है आगे ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस अगर साई गिवन होगा तो ये रिजल्ट आप फाइंड कर सकते हैं, और जैसे ही आपको ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉलो होंगे तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन आपको फाइंड हो जाएगा। अब अगर साई जनरली कॉम्प्लेक्स हो, साई जनरली कॉम्प्लेक्स है, अगर हम इसमें एक एग्जांपल लें, इस एग्जांपल से आपको कंफर्म भी हो जाएगा। सपोज साई का जो फॉर्म ले रहे हैं वो a एक्सपोनेंशियल आईटा के एक्स ले रहे हैं, और k वैल्यू यहाँ पे रियल है। ये m पार्टिकल जिससे वेव एसोसिएट है, जिसका वेव फंक्शन है, उसका मास है। अब आप यहाँ पे साई स्टार फाइंड कर सकते हैं, a स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स। अब ये टर्म को फाइंड करने के लिए वन डायमेंशन पार्ट में आपको साई पता है, साई स्टार पता है। एक बार आप डेल साई, जो नोटेशन है डेल साई, वन डायमेंशन में पार्ट बनेगा डेल साई बाई डेल एक्स, आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ए कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल आई के एक्स, इसका डिफरेंशियल किया एक्सपोनेंशियल एस एच और आई के मल्टीप्लाई, आप डेल साई स्टार बाई डेल एक्स फाइंड कर सकते हैं। ए स्टार एस एच एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स एस एच, और इस एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल किया तो माइनस आई के आ गया। अब आप यहाँ पे कंपेयर करें, अगर डेल साई बाई डेल एक्स आपने फाइंड कर लिया, इसका टोटल का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर आप फाइंड करें तो जहाँ पे भी रियल फंक्शन है या रियल कांस्टेंट है वो तो एस एच रहेगा, कोई इमेजिनरी कंट्रीब्यूशन है या कॉम्प्लेक्स नोटेशन है तो उसको आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से रिप्लेस करेंगे। तो आई को मैंने माइनस आई कर दिया, के एस एच है, और ए जनरली कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है तो इसको ए स्टार कर दिया। इस एक्सपोनेंशियल टर्म में आई को माइनस आई कर दिया, तो आप चेक करिए ये दोनों वैल्यूज मैच करेंगे, तो आगे कहीं रिक्वायर्ड होंगे तो ये नोटेशंस आपको कंफर्म रहेंगे। अब इस एक्सप्रेशन में प्लेस करें एस माइनस आई एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम, साई स्टार आपको पता है, डेल साई बाई डेल एक्स इस टर्म में मल्टीप्लाई करें तो ये ए स्टार ए मॉड स्क्वायर बन गया, आई के मल्टीप्लाई में है और एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई किए तो ये 1 बन गया, माइनस इस एक्सप्रेशन में इस साई को डेल साई स्टार बाई डेल एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आई के ए मॉड स्क्वायर एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई किए तो 1 बन गया। अभी आप यहाँ पे चेक करिए, मैंने वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया और ये दोनों टर्म का कंडीशन साई स्टार डेल साई और साई डेल साई स्टार, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जो रियल टर्म का कंडीशन था वो एक्सक्लूड हो गया, ओनली प्योरली इमेजिनरी पार्ट का कंडीशन अपोजिट साइन में मिलने से इस माइनस का ये एक तरह से एडिशन बन गया। और ये टर्म को चेक करिए, ये दोनों ट्वाइस हो गए जब ऐड करेंगे तो, और आपको यहाँ पे रिजल्ट बना आई और माइनस आई प्लस 1, और इस ये टर्म ट्वाइस है, मैं एक साथ एक स्टेप और इंक्रीज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, आई एच क्रॉस ट्वाइस एम ट्वाइस आई के ए मॉड स्क्वायर। अब इस 2 फैक्टर को एडजस्ट करेंगे, आई माइनस आई से और एक आपको एक रियल कंडीशन बना एच क्रॉस ए बाई एम ए मॉड स्क्वायर। ये मैंने ऑल स्टेप्स आपको फॉलो कर दिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, जस्ट ये कंफर्म कराने के लिए कि कैसे ये जब वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा तो ये बोथ टर्म कैसे ऐड हो जाएंगे। सभी को आपको यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि जितना कंडीशन इस टर्म का आएगा, ये टर्म का कंडीशन उसका जस्ट अपोजिट साइन में मिलेगा, इक्वल और अपोजिट कंडीशन देगा ये टर्म, और ये माइनस होने की वजह से जब इक्वल और अपोजिट क्वांटिटीज को आप माइनस करेंगे तो एक तरह से एडिशन बन गया, और एडिशन होने से ट्वाइस कंडीशन आएगा। तो कैसे आप इस एक्सप्रेशन को यूज करके प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड करेंगे, और जो डायरेक्शन के का होगा वही डायरेक्शन एस का बनेगा वेक्टर है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी वेक्टर बनेगा। तो इसी एक्सप्रेशन को एक सिंपलीफाइड फॉर्म में आप नोट कर सकते हैं। अगर ये वेव फंक्शन आपको दिया था तो दिस वेव फंक्शन, आप बोर्ड लेक्चर्स पे जाएं, मैंने आपको ये डिस्कस किया है कि दिस इज द आइगन फंक्शन ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर, दिस इज द आइगन फंक्शन ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर एंड दिस इज आल्सो द आइगन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑपरेटर, and corresponding eigen value for momentum is h cross k and for velocity h cross k by m, जो आपको यहाँ पे कंफर्म हुआ है। this term is eigen value of velocity operator and this term is psi star psi। तो अगर आप इजीली वेलोसिटी का आइगन वैल्यू कंफर्म कर लेते हैं तो पहले आप इस स्टेप को, और ये टर्म रियल बनेगा, ये आप चेक कर सकते हैं टर्म रियल है, इस माइनस आई एच क्रॉस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये टर्म रियल बनेगा, रियल ऑफ साई स्टार वेलोसिटी ऑपरेटर साई, ये फॉर्म से भी आप फाइंड कर सकते हैं। और भी इजी करेंगे तो ये पार्ट बनेगा साई स्टार साई और साई मॉड स्क्वायर इनटू वेलोसिटी, बट दिस ये दोनों नोटेशन में चेक करिए,
दोनों नोटेशन पे अलर्ट रहिए, एक ऑपरेटर फॉर्म है और एक आइगन। इसी को मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ दोनों नोटेशन में डिफरेंस के लिए। वी वेलोसिटी ऑपरेटर जो आपको पहले फॉर्म बताया हुआ है, ये नोटेशन ऑपरेटर के लिए है। अगर वेलोसिटी ऑपरेटर को आप साई पे ऑपरेट करें और आफ्टर ऑपरेटिंग ऑपरेटर फॉर्म सेम रहे तो साई इज एन आइगन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑपरेटर। वेलोसिटी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर वर्ड यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए आइगन फंक्शन सेम आप यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑपरेटर और इसी में आप मोमेंटम ऑपरेटर वर्ड यूज कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर विद आइगन वैल्यू v। आइगन वैल्यू ये टर्म कांस्टेंट बनेगा, ये पहले आपको कांसेप्ट बताया हुआ है आइगन वैल्यू का, आइगन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑपरेटर v के। तो अब ये ऑपरेटर नहीं है, यहाँ ये आइगन वैल्यू बन गया। these थ्री एक्सप्रेशंस को आप कंपेयर करें, अगर आपको कोई शॉर्ट वे में नहीं जाना है तो साई गिवन होगा, इस एक्सप्रेशन से आप प्रोबेबिलिटी कंडेंसी फाइंड कर लेंगे। इससे सम लेस स्टेप आपको इस एक्सप्रेशन पे फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म पार्ट थे, यहाँ पे कोई एक टर्म फाइंड करेंगे तो टर्म बन जाए, बट इससे भी इजी बनेगा ये पार्ट। अगर आप वेलोसिटी की आइगन वैल्यू आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंफर्म हो जाए तो 5 स्टार साई गिवन वे फंक्शन के लिए इजी रहेगा और आप लेस टाइम में इजी वे में कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कंडेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया मिल रहा है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल प्रोपेगेट करेगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी, उसी डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपको उसी डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एसोसिएट होगा। उसका मैग्नीट्यूड पार्ट कैसे फाइंड करना है वो आपको हिंट हो गया। तो इससे इजी वे में आप प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जो आर्टिकल का डेरिवेशन पार्ट था वो तो कंप्लीट हो गया। अब ये जो मीनिंग्स आपको यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा नेम आपको नोट कराए थे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन क्वांटम मैकेनिक्स क्यों हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक सिमिलर इक्वेशन फॉर्म हमने फाइंड किया है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हां जी सर, ये वेलोसिटी ऑपरेटर का जो आपने कांसेप्ट यहाँ पे बताया थोड़ा मैं समझ नहीं पाया, इसको एक बार फिर से बता दीजिए सर। क्या पूछना है सर? ये थोड़ा सा मुझे स्किप हो गया, वेलोसिटी ऑपरेटर कहां से आ गया अभी यहाँ पे स्टेट का, मतलब उसमें डेरिवेशन वेलोसिटी ऑपरेटर पहले मैंने पढ़ाया, ये तो रिकॉल हो रहा है? यस सर। लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर का डेफिनेशन था माइनस आई एच क्रॉस डेल। अगर आप इसको मास से डिवाइड कर दें तो वेलोसिटी ऑपरेटर बनेगा। ओके सर। तो आप ये बताइए, ये मैंने ये अभी आपको एक एग्जांपल से डिस्कस किया कि दोनों का कंडीशन माइनस इंक्लूड करते हुए ऐड हो जाएगा। यस। और जब ऐड होगा तो ये 2 का फैक्टर आएगा, ये 2 एडजस्ट हो गया। यस सर। अब ये 2 एडजस्ट होके अब ये माइनस आई एच क्रॉस एम इस डेल के साथ एडजस्ट होके क्या बनेगा, बोलिए? वेलोसिटी ऑपरेटर बनेगा या नहीं? यस सर। यस सर। मैं एक स्टेप यहाँ पे इंक्रीज कर दी। ठीक है सर। लिख सकते हैं? यस सर। थैंक यू सर। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट में मैग्नीट्यूड पार्ट लिखा है, आप वेलोसिटी की डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आप डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं इनके नेम आपको सजेस्ट कर रहा था। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज सिमिलर इक्वेशन। म्यूट कर लीजिए सभी अपने को। मोनिका चौहान, इसको नहीं भी पूछना था वो भी अनम्यूट हो जाता। जो डेरिवेशन मैंने डिस्कस किया है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पार्ट आपको क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं किया, वो सिमिलर इक्वेशन एनालॉगस इक्वेशन है जो आपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ा है। तो इसलिए आपको यहाँ पे आर्टिकल का नेम बन गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट आपको नेम है कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस पे एनालॉजी किया, तो जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स चार्ज का कंजर्वेशन बताता है, लोकल चार्ज का कंजर्वेशन बताता है, ऐसे ही आपको ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन क्वांटम मैकेनिक्स कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बताता है रियल पोटेंशियल के लिए। अब ये आपको एक पार्ट और आपको हिंट कि सम टाइम्स ये पार्टिकल फ्लक्स भी रिप्रेजेंट करेगा। कब रिप्रेजेंट करेगा उसके लिए पॉइंट, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं वो आगे प्रॉब्लम के टाइम पर रिक्वायर्ड होंगे। अब ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का पार्ट सिर्फ इतना ही मुझे डिस्कस करना था, ठीक है? वो मैं बता चुका हूँ, फिर से मैं कर रहा हूँ कि जब तक प्रॉब्लम में मेंशन ना करें पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आप रियल पोटेंशियल के साथ फॉलो करेंगे। इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी कब इसको पार्टिकल फ्लक्स आप रिप्रेजेंट करेंगे। इफ एस वेरीज वेरी स्लाइटली with respect to position or independent of position, approximately independent of position बन जाए या completely independent of position बन जाए। पोजीशन के रेस्पेक्ट में वेरिएशन स्मॉल हो, वेरी स्लो हो, completely independent हो और approximately independent of position। then S can be interpreted as particle flux। ऑलवेज नहीं होगा, इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप इसको एज ए पार्टिकल फ्लक्स इंटरप्रेट कर सकते हैं।
तो ये रिक्वायर्ड होगा किसी पर्टिकुलर आर्टिकल को डिस्कस करने के लिए। आगे जब आप कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, मोस्टली स्कैटरिंग में पार्टिकल फ्लक्स का कंसेप्ट आएगा। तो ऑलवेज नहीं है पार्टिकल फ्लक्स, सिर्फ इसी कंडीशन में होगा। और ऑलवेज क्यों नहीं है उसका भी रीजन पता होना चाहिए। एस कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज पार्टिकल फ्लक्स ऑलवेज। ऑलवेज नहीं है, समटाइम्स इंटरप्रेट करेंगे। कब करेंगे वो कंडीशन आपको, ये कंडीशन। अच्छा, थोड़ा इसको फिर से रिलेट करें। आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में फ्लक्स हो सकता है रेयरली पढ़े हों, बट आप ईएमटी में फ्लक्स पढ़े थे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आप फ्लक्स पढ़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्लक्स पढ़े हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स में फ्लक्स पढ़े हैं। ये डेफिनेशन E डॉट ds वेयर S इज सरफेस एरिया, या अगर एरिया एलिमेंट dA ले रहे हैं तो ये E डॉट dA को पार्टिकल फ्लक्स पढ़े हो। सभी को रिकॉल हो रहा होगा। मैंने नोटेशन S इसलिए हटा दिया क्योंकि S मैंने पोलरिटी करंट डेंसिटी के लिए लिया, इसलिए एरिया के लिए मैंने dA कर दिया। और इसी को जब आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम रिलेट करते हैं, E इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो डाइवर्जेंस ऑफ E वॉल्यूम V पे आप इंटीग्रल कर रहे हैं डी टर्म, ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। गॉस लॉ का डाइवर्जेंस डिफरेंशियल फॉर्म आपने पढ़ा होगा। गॉस लॉ को रिकॉल करिए, वो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड था। तो ये डेफिनेशन आपको फ्लक्स बताता है। डिस्टेंस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया अलोंग द नॉर्मल पर यूनिट टाइम। ये टर्म आप पढ़ते होंगे। तो ये क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का कांसेप्ट था। तो यहाँ पे आप ऑलवेज क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आप ये डेफिनेशन को पार्टिकल फ्लक्स यूज कर सकते हैं। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स आप ये जो फ्लक्स को इंटरप्रिटेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड है, एक तो ये पोजीशन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन टर्म, और ये डाइवर्जेंस बताएगा, मोमेंटम, वेलोसिटी, फ्लो बताएगा ये पार्ट, मोशन को आप यहाँ पे पार्ट का इंटरलेट होगा। तो अगर आपको यहाँ पे पार्टिकल फ्लक्स के टर्म्स में इंटरप्रेट करना है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो आपको टू वेरिएबल्स सेम टाइम पे रिक्वायर्ड होंगे, एक तो पोजीशन वेरिएबल एंड मोमेंटम वेरिएबल। तो पार्टिकल फ्लक्स को इंटरप्रेट करने के लिए आपको टू वेरिएबल्स का साइमल्टेनियस मेजरमेंट करना होगा, पोजीशन का और कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर मोमेंटम। बट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन क्वांटम मैकेनिक्स देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्यूरेसी। तो अगर आप इसको पार्टिकल फ्लक्स इंटरप्रेट करेंगे भी तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि उसमें एरर आ जाए। बट उस एरर को आप एलिमिनेट कर सकते हैं इस कंडीशन जो आपको नोट कराएं। अगर ये एस पोजीशन से इंडिपेंडेंट है तो आप पोजीशन की एक्यूरेसी को केयर नहीं करिए कि कितना % एक्यूरेसी है पोजीशन में, आप मोमेंटम की एक्यूरेसी पे वर्क करिए। मोमेंटम को एक्यूरेटली लीजिए, पोजीशन चाहे 100% अनसर्टेन हो जाए तो आप ये पार्टिकल फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो जब एस पोजीशन से इंडिपेंडेंट होगा तो अनसर्टेनिटी टर्म पोजीशन का वहां पे कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, ओनली मोमेंटम पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा। उस पर्टिकुलर केस में जिसमें पोजीशन का अनसर्टेनिटी टर्म यहाँ पे इंक्लूड ना हो, या उसका वेरिएशन पोजीशन के रेस्पेक्ट में अगर वेरी स्मॉल आएगा, तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी का इफेक्ट पार्टिकल फ्लक्स पे, पोलरिटी करंट डेंसिटी पे नेग्लिजिबल इफेक्ट आएगा। तो उस केस में अगर आप इसको इंटरप्रेट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम राइज नहीं होगा। बट अगर वेरिएशन पोजीशन के रेस्पेक्ट में वेरी लार्ज है, तब पोजीशन की अनसर्टेनिटी की एरर यहाँ पे भी इंक्लूड हो जाएगी, तब इसका पार्टिकल फ्लक्स के टर्म्स में इंटरप्रिटेशन से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड पार्टिकल फ्लक्स ऑलवेज ड्यू टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रेस्ट्रिक्ट करता है फॉर ए पेयर ऑफ कैनोनिकली कंजुगेट डायनामिकल वेरिएबल्स एट द सेम टाइम। और क्यों रिक्वायर्ड है बोथ वेरिएबल्स, वो इस डेफिनेशन से अपडेट कर सकता है। डाइवर्जेंस से आपको फ्लो का आइडिया मिलेगा, फ्लो मींस वेलोसिटी और मोमेंटम का आइडिया मिलेगा, और इस पार्ट से पोजीशन आपको एक पार्ट है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो आपको मैंने इनका। अब अगर कहीं पे ये रिक्वायर्ड होगा पार्टिकल फ्लक्स, तो पार्टिकल फ्लक्स के लिए डेफिनेशन क्या बनेगा वो आपको यहाँ पे नोट करें। अगर कहीं रिक्वायर्ड हो, ये तो मैंने कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे वो आपको हिंट कर दिया, बट पार्टिकल फ्लक्स आपको क्या बताएगा ये आपको यहाँ पे नोट करना है। पार्टिकल फ्लक्स मींस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से एनालॉजी करिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को नंबर ऑफ फील्ड लाइंस से आप रिप्रेजेंट करता है। तो दैट डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को नंबर ऑफ पार्टिकल से आप रिप्लेस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली डेफिनेशन बन जाएगा द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर आप कोई बीम का रेफरेंस, बीम का कांसेप्ट ले रहे हैं, बीम आपने इंसिडेंट किया है, तो उस बीम में पार्टिकल फ्लक्स कंसीडर करेंगे, तो उस बीम के लिए बीम के यूनिट एरिया में यूनिट टाइम पे कितने पार्टिकल्स का कंडीशन है वो उस बीम का पार्टिकल फ्लक्स होता है। फिर डेफिनेशन आगे जब रिक्वायर्ड हो, जब कहीं पार्टिकल फ्लक्स आप इसको यूज कर रहे हैं, तभी दैट टाइम पे पार्टिकल फ्लक्स रिक्वायर्ड होगा। और स्पेशली आपको स्कैटरिंग केसेस के लिए पार्टिकल फ्लक्स रिक्वायरमेंट होगी, तब आप ये एस को यूज कर सकते हैं। तो क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या फिजिकल मीनिंग है, क्या रिप्रेजेंट करता है, कब रिक्वायर्ड होगा, वो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे डेरिवेशन पार्ट कंप्लीट हो गया। ये आर्टिकल आपका कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम पे चलते हैं। पेज नंबर 12 पे प्रॉब्लम नंबर 13 मैंने डिस्कस कर दिया है। एग्जांपल जो डिस्कस किया है, एक बार प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए करेक्ट ऑप्शन के लिए, वहां पे सरल कर लीजिएगा।
12 पे 13 मैंने 16 एग्जांपल जो आपको डिस्कस किया, सेम वेव फंक्शन लिया हुआ है, सेम वेव फंक्शन नोटेशंस हैं, आप वहाँ पे रिजल्ट को कंपेयर कर लीजिए। h क्रॉस k बाई m a मॉड स्क्वायर, h क्रॉस k बाई m मॉड a स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बन गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेम पेज पे, प्रॉब्लम नंबर 10, स्टेटमेंट रीड करें। A beam of mono-energetic particles having speed v is described by the wave function u function of x is equal to psi function of x is equal to ux exponential I k, where ux is a real function. This corresponds to a current density. अब आप यहाँ पे चेक करें, ये पार्ट आपको यहाँ पे हिंट किया हुआ है, ये दिस रिप्रेजेंट पार्टिकल वेलोसिटी। जो भी यहाँ पे आइगन वैल्यू आएगा वो पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताएगा, टोटल करंट डेंसिटी के मैग्नीट्यूड में, और अगर ये वेक्टर लेंगे तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी बन जाएगा। तो आपको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्या वेलोसिटी है, वो तो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है। तो इस पार्ट से आप इस एक्सप्रेशन से साई स्टार साई फाइंड करके इजीली प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से साई मॉड स्क्वायर करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, और u रियल फंक्शन है तो इसका सिंपल स्क्वायर कर सकते हैं। रियल फंक्शन के लिए सिंपल स्क्वायर और मॉड स्क्वायर सेम वैल्यू कंप्यूट करते हैं। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी मैग्नीट्यूड अभी आपको ये हिंट किया, साई स्टार साई इनटू वेलोसिटी आइगन वैल्यू, मैग्नीट्यूड पार्ट स्पीड बन गया, और साई स्टार साई वैल्यू आपको u स्क्वायर x है, स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया। ये ऑप्शन में सेलेक्ट कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। एक पॉइंट और यहाँ पे जाए तो अभी यहीं पे नोट कर सकते थे, इस एक्सप्रेशन में अभी आपको मैंने ये हिंट किया कि ये टर्म और ये टर्म को कंपेयर करेंगे तो अगर वहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंट्रीब्यूशन है, इमेजिनरी पार्ट की वजह से जितना ये टर्म आएगा उतना ही ये टर्म माइनस में आएगा, तो ये टर्म ऐड हो जा रहा है माइनस होने से। बट अगर फंक्शन रियल हो, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, फॉर रियल वेव फंक्शन, मैंने रियल और कॉम्प्लेक्स वर्ड डिफरेंट टाइम्स यूज किए हैं, बट मैं किसकी बात कर रहा हूँ वो आप अलर्ट रहिए। पहले मैंने पोटेंशियल के लिए बताया, अब मैं वेव फंक्शन के लिए बता रहा हूँ, फॉर रियल वेव फंक्शन। अगर आप रियल वेव फंक्शन साई ले रहे हैं तो साई स्टार जब आप करेंगे तो ये वैल्यू साई से मैच करेंगे, और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के एक्सप्रेशन में आप जाएं, ये दोनों जो कंडीशन ये आएगा वही सेम साइन में आपको मिलेगा रियल वेव फंक्शन के लिए। तो ये दोनों टर्म सेम कंट्रीब्यूट करेंगे, साई स्टार डेल साई इज इक्वल टू साई डेल साई स्टार रियल पार्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है जिससे आपको साइन चेंज होने के लिए टर्म आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये सेम आएंगे, और सेम आने से जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू है वो 0 बनेगी। तो ये अभी कहीं आगे रिक्वायर्ड हो सकता है, रियल वेव फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी 0 बनता है। सर एक बार ये चीज दोबारा करना कि 10th क्वेश्चन के अंदर आपने वो वाला फॉर्मूला क्यों पिक किया था, वी वाला? आपको पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ से क्या आएगा आप कैलकुलेट कर सकते थे, बट वो कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कोई भी वेलोसिटी आए आपको प्रॉब्लम में मेंशन किया हुआ है, तो मैंने नोटेशन ले लिया। अब चेक करिए, स्टेटमेंट को रीड करिए, वो मेंशन किया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को मैंने यूज किया है। नेक्स्ट और नोट करेंगे, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, a particle of mass small m moving in one dimensional position in space is represented by the wave function psi function of x is equal to a exponential minus x square by 2a square plus I k naught x, where a and k naught are positive and real constant. Find the corresponding current density. Find the corresponding current density. मैंने कुछ पॉइंट्स आपको आर्टिकल में कुछ प्रॉब्लम के थ्रू सजेस्ट किए हैं, ठीक है। एक शॉर्ट मेथड बताया, अगर किसी को शॉर्ट मेथड में डाउट हो तो आपको एग्जैक्ट मेथड से एक्सप्रेशन से आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स बताए हुए हैं, जिनको ये स्टेप्स में डाउट रहे रीज पार्ट में, तो आप ये यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन करना है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है, मल्टीप्लाई करना है, ये सभी के लिए वैलिड है। आपको जो शॉर्ट मेथड होता है उससे लेस टाइम में प्रॉब्लम कंप्लीट होता है, बट अगर किसी को शॉर्ट मेथड पे डाउट है तो एग्जैक्ट मेथड है, आप उससे ट्राई कर लें।
डन सर। देखो यहाँ पे अभी एक मैंने पार्ट बताया कि रियल के लिए कंडीशन 0 बन जाए, तो यहाँ पे आप चेक करिए, एक तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो आपको यहाँ पे बन रहा है ये टर्म तो रियल है। मैं ऐसा हो सकता है कि समटाइम कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगी, मैंने इस साई को मोमेंटम का या वेलोसिटी का आइगन फंक्शन मान लिया, मैंने नहीं कहा, बट जब आप ये शॉर्ट मेथड अप्लाई करेंगे तो उससे इजी हो जाएगा। बट यहाँ पे जो रियल कंडीशन आया, रियल फंक्शन से जो आप साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार कर रहे हैं वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली कंडीशन बचेगा जो प्लेन वेव बिहेवियर है, और इस प्लेन वेव बिहेवियर से आप मोमेंटम की आइगन वैल्यू, वेलोसिटी की आइगन वैल्यू आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो पहले आपको मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन के टाइम पे किया है। एक्सपोनेंशियल आई के नॉट एक्स, इस वेव फंक्शन a एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल आई के नॉट एक्स लिखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये टोटल वेव फंक्शन मोमेंटम और वेलोसिटी का आइगन फंक्शन है, बट मैंने आपको सजेस्ट कर दिया कि इसका कंडीशन एक्सक्लूड हो जाएगा जब आप साई स्टार डेल साई वाले एक्सप्रेशन में प्लेस करेंगे, ये टर्म कंट्रीब्यूट करेगा, और ये टर्म मोमेंटम का आइगन फंक्शन है, ये ओनली दिस टर्म की बात कर रहा हूँ, ये मोमेंटम का आइगन फंक्शन है, वेलोसिटी का आइगन फंक्शन है, और यहाँ से आप आइगन वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे आप साई मॉड स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए, साई मॉड स्क्वायर इजीली फाइंड हो गया, और जब आप करंट डेंसिटी फाइंड करेंगे a mod square exponential minus x square by a square, this is the value of psi mod square multiplied by velocity h cross k by n, और यहाँ पे ये k नॉट है, ये आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू बनेगी। अगर इसके मैग्नीट्यूड पार्ट पे जाए तो k नॉट का मैग्नीट्यूड आएगा, मैंने वेक्टर फॉर्म नोट कर दिया। अगर इसके मैग्नीट्यूड पार्ट पे जा रहे हैं तो a mod square exponential minus x square by a square h cross k नॉट by n, प्रोपेगेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने नोट, जो जिस फॉर्म में पूछा होगा वेक्टर फॉर्म में है या मैग्नीट्यूड फॉर्म में है वो आप फाइंड कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट मेथड से आपको ये रिजल्ट सजेस्ट कर दिया है। अगर किसी को शॉर्ट मेथड में डाउट है तो आप सम स्टेप्स एक्स्ट्रा आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप इस एक्सप्रेशन में साई और साई स्टार की वैल्यू प्लेस करें, ये एक्सप्रेशन आपको बताया, कैसे डिफरेंशियल करना है, कैसे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है, वो आपको पॉइंट्स पहले बताया। अगर किसी को ये पार्ट पे डाउट हो रहा हो साई स्टार साई टू वेलोसिटी, तो आप इस एक्सप्रेशन में साई दिया हुआ है, साई स्टार फाइंड कर सकते हैं, साई का डिफरेंशियल और साई स्टार का डिफरेंशियल करके ये स्टेप्स आप अप्लाई कर लीजिए, फिर आप रिजल्ट को कंपेयर करिए क्या रिजल्ट ये मैच करता है या नहीं करता है। अगर मैच करता है तो शॉर्ट मेथड जो आपको मैंने यहाँ पे बताया से आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने किया है? यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करिए। इसके अंदर आपने कंट्रीब्यूशन बताया कि एक्सपोनेंशियल आई के नॉट एक्स कंट्रीब्यूट करेगा और एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स के वेलोसिटी पार्ट के लिए, अच्छा वेलोसिटी पार्ट के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। हाँ जी ठीक है सर। यहाँ पे जो रियल कंडीशन है, जब आप इस पे डिफरेंशियल करेंगे इस पार्ट का, यस सर। आइगन फंक्शन चेक करने के लिए वेलोसिटी ऑपरेटर मोमेंटम ऑपरेटर में इसको डिफरेंशियल करेंगे या नहीं? हाँ हाँ जब करेंगे। इसको डिफरेंशियल करेंगे तो एक बार इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसको कांस्टेंट मानेंगे, यस सर। और एक बार आप इसको कांस्टेंट मानेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। क्लियर है? यस सर। जब इसको डिफरेंशियल करेंगे तो आई के नॉट टर्म्स मल्टीप्लाई मिलेगा, यस सर। तो ये टर्म सेपरेटली मोमेंटम और वेलोसिटी का आइगन फंक्शन है, बट इसके साथ आप चेक करेंगे तो आइगन फंक्शन नहीं है। बट जब आप इस एक्सप्रेशन में प्लेस कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे आपको सजेस्ट किया, एक एग्जांपल से हिंट कर दिया कि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में इमेजिनरी कंडीशन होता है वो तो यहाँ पे ऐड हो जाता है, और जो रियल पार्ट है वो डिफरेंस हो जाता है। जब इक्वल अपोजिट कंडीशन रियल पार्ट का मिलेगा तो कैंसिल आउट हो गया, तो जो रियल वेव फंक्शन का कंडीशन आएगा वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएगा, तो ओनली किसका कंडीशन बचेगा? सिर्फ प्लेन वेव पार्ट का। यस ठीक है सर, थैंक यू सर। इसी से शॉर्ट भी बताया मैंने। फिर भी अगर किसी को चेक करना हो तो एक्सप्रेशन आप चेक कर लीजिए, इससे टाइम लगेगा थोड़ा बट प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। पर जो मैंने हिंट किया साई स्टार साई इनटू वेलोसिटी, उससे आप ऑल प्रॉब्लम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सर हाँ जी सर ये जो एस की एक्सप्रेशन आई थी इसमें बाद में जो वेलोसिटी ऑपरेटर की वैल्यू रखी है ये कैसे आई है? एच क्रॉस के नॉट बाय कोई अभिषेक कुमार थे, उन्होंने पूछा था, मैंने तब भी बताया, तब आपको क्लियर नहीं हुआ? सर एक बार और बता दो। अगर हम साई का कोई रेफरेंस नहीं ले रहे हैं, हमने साई को जनरली कॉम्प्लेक्स माना, तो एक एग्जांपल से मैंने डिस्कस किया है, जो कंडीशन इस पार्ट के लिए आएगा, इस पार्ट के लिए आप कंपेयर करेंगे तो एक इमेजिनरी कंडीशन की वजह से माइनस में चेंज हो दोनों पार्ट। ये क्लियर हो गए? यस सर। तो ये माइनस, एक तो इस पार्ट में माइनस और एक ये माइनस, तो दोनों पार्ट ये ऐड होंगे या नहीं? यस सर। जब ऐड होंगे तो इस पार्ट को हम नोट कर सकते हैं माइनस आई एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम साई स्टार डेल साई और ट्वाइस, और मैंने एडजस्ट कर दिया। ओके सर। होगा अब इसको साई स्टार माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई एम साई लिख सकते हैं। यस या सर। तो ये टोटल पार्ट रियल हो, और सम टाइम वो अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट आएगा भी यहाँ पे, तो क्योंकि वेलोसिटी रियल आइगन वैल्यू देगा तो इसको हम साई रियल ऑफ साई स्टार वेलोसिटी ऑपरेटर साई लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। क्लियर है? यस कोई सर। पार्ट मैंने वहाँ पे लिखा। ओके सर। अगर मैं वो सोल्ड एग्जांपल नहीं बताता तो तब सम स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता था कि कैसे ये कंडीशन इक्वल और अपोजिट आते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए या इमेजिनरी पार्ट के लिए। उसको कंफर्म करने के लिए मैंने एग्जांपल बताया, फिर वो रिजल्ट को मैंने डिस्कस किया। सर इसमें आई के नॉट एक्स का कंट्रीब्यूशन, यदि कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो भी ये साई स्क्वायर वी लागू होगा क्या इसके एस के लिए? फिर से बताइए। जैसे साई एक्स बराबर ए की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस आइटा के नॉट एक्स है। हाँ जी, तो इससे आपको पता चला कि ये प्लेन वेव बिहेवियर है यहाँ पे। यदि ये नहीं होता तो ये ये लागू होता नहीं हो सकता, तो फंक्शन अगर रियल बनता तो ये पॉइंट नोट कराया है, तो उसके लिए 0 हो जाएगा ना? सही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी
for a particle of mass small m represented by the wave function psi function of r is equal to a exponential I kr by r. Here capital A is any constant and k is positive and real constant. देखो इस प्रॉब्लम को एक्सप्रेशन से अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको ग्रेडियंट ऑफ साई फाइंड करने के लिए आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डेल की वैल्यू को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में भी सिंगल वेरिएबल है, राइट साइड में अगर चेक करें लेफ्ट में तो आर वेक्टर है जिसमें आपको आर थीटा फाई हो सकता था स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए, कार्टेशियन में एक्स वाई जेड हो सकता था, बट यहाँ पे आप चेक करें तो यहाँ पे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड पार्ट है, इट मींस ओनली रेडियस है। तो डेल साई फाइंड करते हुए आप उसमें सिर्फ आर के मैग्नीट्यूड पे जो डिफरेंशिएशन होता है उस वाले स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे, थीटा और फाई की डिफरेंशियल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जो मैंने एक शॉर्ट वे आपको बताया उससे आप इजीली ये प्रॉब्लम को कंप्लीट कर सकते हैं। साई स्टार साई आप इजीली कर लेंगे, ये मॉड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और यहाँ से फिर से आपको वेलोसिटी मिलेगा h क्रॉस k। एक इजी वे में आपको यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी डायरेक्टली फाइंड। अगर आपको ये मेथड से कंफर्म करना है एक्सप्रेशन से तो आपको डेल साई फंक्शन ऑफ r को जो राइट में एक्सपोनेंशियल i की r बाई r है ग्रेडियंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करें, या आप इस r को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लें, जो मैग्नीट्यूड ऑफ r है इसको आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लें, बाकी मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन है आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट जो पॉइंट मैंने बताया उससे आप इजीली ये टर्म को वन स्टेप में डालना। अच्छा क्वेश्चन राइज होता है, आपको मैंने अब तक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दो पार्ट रिप्रेजेंट किए, एक एक्सपोनेंशियल i k डॉट r और एक यहाँ पे है एक्सपोनेंशियल i k r बाई r। ये दोनों फॉर्म आप लोगों ने पढ़े होंगे। इसको कहते हैं प्लेन वेव और इसको बोलते हैं आप स्फेरिकल वेव, और स्पेशली आउट गोइंग स्फेरिकल वेव। ये वर्ड सुने होंगे आप लोगों ने सभी ने। जो मैंने वर्ड यहाँ पे हिंट किए सभी को कंफर्म हो गए, पढ़े होंगे आप लोगों ने बुक में जरूर। अच्छा ये बताइए एक्सपोनेंशियल आई ये प्लेन वेव है या स्फेरिकल वेव है, या इनमें से किसी फॉर्म में कैटेगराइज नहीं, अपने नोटबुक में नोट करेंगे। ये आप लोगों ने पढ़ा है प्लेन वेव, और स्पेशली इसमें आप वेलोसिटी निकालने के लिए ओमेगा टी पार्ट भी लिख लेते थे। इसको आप बुक में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, आउटगोइंग स्फेरिकल वेव या स्पेशली स्फेरिकल वेव। मैंने क्वेश्चन राइज किया कि किस वेव को हम प्लेन वेव कहेंगे, स्फेरिकल वेव कहेंगे, या प्लेन और स्फेरिकल वेव में कैटेगराइज नहीं करते। तो कोई जो प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए हैं उससे इसका कोई रोल नहीं है। आप लोग वेव 10th और 12th लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव्स हैं। तो आपको मैथमेटिकल फॉर्म से ये पता होना चाहिए कि वो वेव किस टाइप ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करता है। आप पीजी अपीयरिंग हो सकते हैं, पीजी पास आउट हो सकते हैं। अगर आप पीजी लेवल पे भी ये क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग फिर आप चेक कर सकते हैं कि कभी आप ये क्लासिफिकेशन कंफर्म नहीं कर सकते। सभी ने अपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा, उसके आंसर्स भी आ रहे हैं कि कैटेगराइज नहीं कर सकते, प्लेन वेव है। तो मैंने एक वर्ड लिख दिया यहाँ पे, ये स्फेरिकल वेव है। कितने कैंडिडेट को इससे डाउट हुआ? क्वांटम मैकेनिक्स में जो टाइम डिपेंडेंसी है उसको रेफरेंस लेके मैंने इसको आउटगोइंग कह दिया, अदरवाइज इनकमिंग भी हो सकता था। और यहाँ पे टाइम बिहेवियर का इन तीन पार्ट में आउटगोइंग वर्ड अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रहे हैं तो यहाँ रेफरेंस है कि टाइम पार्ट को आपने एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी लिया, जो डी ब्रोगली कंसेप्ट में आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा। अगर इसको रेफरेंस ले रहे हैं टाइम बिहेवियर को तभी आउटगोइंग है, अदरवाइज इनकमिंग भी हो सकता था अगर प्लस आई ओमेगा टी बन जाता। तो इसलिए मैंने स्फेरिकल वेव वर्ड लिख दिया, आउटगोइंग हटा दिया। अगर क्वांटम मैकेनिक्स में जो टाइम डिपेंडेंसी है वेव फंक्शन में उसको रेफरेंस लेंगे तभी आउटगोइंग कंफर्म हो जाएगा, बट मैंने इसको स्फेरिकल वेव लिख दिया। डायरेक्शन नहीं बता रहे वेलोसिटी का क्या है, बट ये स्फेरिकल वेव मैंने लिख दिया। डाउट तो नहीं किसी को? जिन्होंने प्लेन वेव बताया उनको ही लगेगा कि उनका आंसर रॉन्ग है। किसी ने कहा कि इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, हो सकता है कि आप में से कुछ सम स्टूडेंट्स को ये कंफर्म हो, बट इतने स्टूडेंट इसको कंफर्म इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये प्लेन वेव है।
कैसे वेरीफाई करें? देखो बहुत एक अगर आप बेसिक पार्ट पे स्ट्रांग होंगे तो उसके एप्लीकेशन पार्ट में जितने भी आपको एप्लीकेशंस करने हैं, मैथमेटिकल एप्लीकेशंस हों, उस पर क्वेश्चंस राइज होते हैं, उनको आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। रिकॉल करिए 12th लेवल अप टू 12th लेवल आप कहीं ना कहीं वेव फ्रंट का कांसेप्ट पढ़े हो। जब आप प्लेन वेव और स्फेरिकल वेव कैटेगराइज कर रहे हैं, दीज वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट मींस आप दैट पर्टिकुलर वेव के वेव फ्रंट की शेप बता रहे हैं। इस पर्टिकुलर वेव प्लेन वेव के लिए जो वेव का वेव फ्रंट है वो एक प्लेन बनेगा, और इस पर्टिकुलर वेव के लिए वेव फ्रंट एक स्फेरिकल सरफेस होगा, स्फेरिकल सरफेस होगा। अब जिन कैंडिडेट्स को वेव फ्रंट ही नहीं पता होगा वो मेरे स्टेटमेंट को रिलेट नहीं कर सकते, बट जिनको वेव फ्रंट का मीनिंग पता है, दीज टू वेव्स को आप क्लियरली कैटेगराइज कर सकते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट बुक को रेफरेंस लेके आउट गोइंग स्फेरिकल वेव या स्फेरिकल वेव में रॉल इंक्लूड करते हैं इस 1/r का, जबकि वेव फ्रंट मींस लॉकस ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट हैव सेम फेज। तो फेज तो हम इस पार्ट से बताते हैं, इसीलिए मैंने आपके डाउट को हटाने के लिए, आपको कंफर्म कराने के लिए ये एक फेज फैक्टर है, मैंने आर को हटा दिया है। तो जो रेफरेंस लेते थे इस 1/r का इस आउटगोइंग स्फेरिकल वेव या स्फेरिकल वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको डाउट हुआ कि आर नहीं है तो ये स्फेरिकल वेव है। जबकि आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं फेज, तो आप ये पार्ट लेते हैं फेज, और फेज लॉकस ऑफ ऑल पॉइंट दैट हैव सेम फेज। जब सेम फेज होगा तो इन पॉइंट्स को आप कनेक्ट करें कि ये फेज सेम आए, उससे आपको वेव फ्रंट की शेप का आइडिया होगा, और जो वेव फ्रंट की शेप होगा वो आप वेव के नेम के लिए आप यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे थोड़ा विजुलाइज करिए, अगर आप कोई ये प्लेन सरफेस ले रहे हैं, अपनी नोटबुक का कोई एक पेज आप एज्यूम कर लीजिए, और उस पेज के नॉर्मली आप अपना जो पेन है उसको थिंक कर लीजिए। अगर वेव के डायरेक्शन ऑफ मोशन इस नॉर्मल के अलोंग है, इट मींस के की वैल्यू, के का डायरेक्शन ये होगा। अब इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, कोई भी पॉइंट कनेक्ट कर लीजिए। अब इस के से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आर है, ये अभी मैंने आपको ये बताया कि इस सरफेस के नॉर्मली के है, तो इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट लेंगे वो के परपेंडिकुलर बनेगा। मैंने सपोज ये पॉइंट शो कर दिया, ये आर है। अब इस वेव में आइए एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर प्लस कोई मैंने फेज कांस्टेंट भी इंक्लूड कर लिया। अब इस वेव की जो फेज है, इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ये के डॉट आर वैल्यू 0 बनेगी, तो के डॉट आर प्लस 5, ये वैल्यू 5 बन गया। तो आप इस प्लेन पे जो भी पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेंगे उन सब के लिए फेज सेम है, 5 है। इसका जस्ट अनदर वे आप थिंक कर सकते थे कि अगर आप सेम फेज वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको ये शेप दिखाई देगा जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। जो आपका नोटबुक का एक सिंगल पेज है, अगर उसके परपेंडिकुलर उसके नॉर्मल के अलोंग वेव प्रोपेगेट कर रहा है, तो अगर आप सेम फेज वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे इस मैथमेटिकल फंक्शन के लिए, तो जो पेज का शेप है वो वेव फ्रंट की शेप बनेगा। आपको भी पता है वो प्लेन है, और प्लेन है तो आपने वेव का नेम यहाँ पे प्लेन दे दिया। अब ए एक्सपोनेंशियल आई के आर पे आइए, यहाँ पे भी मैंने कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया। अगर आप कोई स्फेरिकल सरफेस थिंक कर रहे हैं लाइक टेनिस बॉल, जो आप रियल में कभी टेनिस बॉल देखे होंगे, तो टेनिस बॉल को थिंक कर लीजिए। अब उसके सेंटर से पास उस सरफेस को नॉर्मली आप किसी वायर से कनेक्ट कर दीजिए। सेंटर से सरफेस पे कोई भी पॉइंट से पास होता है एक वायर थिंक कर लीजिए, और ये के की डायरेक्शन, और ये के की डायरेक्शन इस सरफेस के नॉर्मली। अब आप इस सेंटर से इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, उन ऑल पॉइंट्स के लिए इस आर की वैल्यू इस स्फीयर का रेडियस बनेगा, और जैसे ही रेडियस बनेगा तो ये के कैपिटल आर प्लस 5 बन गया। इट मींस फेज सेम आ गया। तो जब सेम फेज वाले पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे इस वेव के लिए, इस वेव के लिए और इस वेव के लिए, फेज जो सिर्फ एक्सपोनेंशियल के एक्सपोनेंट पार्ट में है वो सब के लिए सेम बनेगा, और सेम फेज वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको स्फेरिकल सरफेस दिखेगा। इसलिए ये दोनों वेव स्फेरिकल वेव है। अब कैसे आउटगोइंग है, और विजुअली कांसेप्ट में आपको बताया था वेलोसिटी फाइंड करने का, तो इजीली आप चेक कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट्स को मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ। अगर आप स्फेरिकल वेव से ऑब्जर्वर को बहुत दूर थिंक करें, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कंसीडर करें, तो स्फीयर का जो सरफेस है वो अप्रोक्सीमेटली प्लेन दिखता है। ये आप लोग कहीं पढ़े भी होंगे, जैसे अर्थ का सरफेस फ्लैट दिखता है, क्योंकि अर्थ की रेडियस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे थिंक कर सकते हैं। तो एज एन अप्रोक्सीमेशन ये प्लेन वेव भी आप थिंक कर सकते हैं। तो दोनों वेव में एक माइनर डिफरेंस है, बट सम स्टूडेंट्स सम बुक्स में ये सजेस्ट किया होगा, क्योंकि आप मोस्टली ये आर के साथ डिवाइड में पढ़े होंगे। इसका रोल अभी आपको पता है, यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा तो डाउट क्रिएट होगा। मैं इसका रोल स्कैटरिंग में बताऊंगा कि इस आर के डिवाइड होने का रीजन क्या है। अभी जस्ट मैंने फेज पार्ट को इंटरप्रेट किया वेव के नेम सजेस्ट करने के लिए, जो आपको शायद किसी बुक में नहीं मिले। मैंने 12th वेव को रेफरेंस लेके आपको वेव के नेम सजेस्ट कर दिए मैथमेटिकल पार्ट के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे। प्रॉब्लम जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी पे बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट सेम होगा, मैंने वेव फंक्शन पार्ट को चेंज कर दिया। where
x naught and k naught are positive and real constant, and a is any constant. बाकी प्रॉब्लम जो इससे पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट नोट रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m represented by this particular figure. फाइंड हो गया होगा? यस सर। साई स्टार साई आप इजीली कर सकते हैं, और इस पार्ट से आप वेलोसिटी इजीली फाइंड कर सकते हैं प्लेन वेव बिहेवियर से। दैट इज माइनस, ये वेक्टर पार्ट नोट कर दे रहा हूं, माइनस 2i h क्रॉस k नॉट बाई m, ये वेक्टर पार्ट बनेगा। अगर इसी का मैग्नीट्यूड नोट करना हो, a mod स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 4 mod x by x नॉट twice h क्रॉस k नॉट by m, ये मैग्नीट्यूड पार्ट बनेगा। k नॉट के अपोजिट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इंक्लूड होगा यहाँ पे, x के अपोजिट, x की अपोजिट डायरेक्शन के अपोजिट k का डायरेक्शन है, और उसी के अलावा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एसोसिएट होगा। तो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको आप अप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। सर ये इमेजिनरी पार्ट्स को देखना पड़ेगा इसके लिए, मतलब वेलोसिटी को कैलकुलेट करने में। हाँ जी, क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स पार्ट। ओके सर। पेज नंबर 22 प्रॉब्लम नंबर पेज नंबर 14 प्रॉब्लम नंबर 22, एक बार स्टेटमेंट रीड कर लिए। Consider the wave function a exponential I kr multiplied by r naught by r, where a is normalization constant. For r is equal to 2r naught, the magnitude of probability current density up to 2 decimal places in units of a square h cross k by m. देखो स्टेटमेंट मैंने रीड कर दिया, आप लोग भी खुद से एक बार रीड कर लें। और आपको एक को वर्ड यूज किया है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, बट ये हिंट नहीं किया स्टेटमेंट में कि वो रियल है, बट आगे इनडायरेक्टली आपको हिंट कर दिया कि a स्क्वायर, और a स्क्वायर आप तभी कर सकते हैं क्योंकि हम मॉड स्क्वायर आएगा जब वो रियल करना है। ये वेव फंक्शन यहाँ पे हिंट किया हुआ है। यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, साई स्टार साई दैट इज a मॉड स्क्वायर, जो सिंपल स्क्वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं रियल पार्ट के लिए, r नॉट बाई r होल स्क्वायर, ये एक्सपोनेंशियल पार्ट साई स्टार साई से एलिमिनेट हो गया, एंड वेलोसिटी इन दिस केस इज h क्रॉस k बाई m। अगर आप इसको रियल एज्यूम करें जो स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर यूनिट में r नॉट बाई r स्क्वायर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का पार्ट बताएगा, h क्रॉस k बाई m a मॉड स्क्वायर। इस यूनिट में फाइंड करने के लिए इसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर से वैल्यू आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट फॉर r इक्वल्स ट्वाइस r नॉट s यहाँ पे आप प्लेस करेंगे तो ये 1/2 स्क्वायर बनेगा इन यूनिट्स h क्रॉस k बाई m a मॉड स्क्वायर, और डेसिमल प्लेस में इसको कन्वर्ट करेंगे 1/4 को, दैट इज 0.25, तो 2 डेसिमल प्लेस में वो राउंड ऑफ हो गया, बट जिस यूनिट में पूछा है उसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आप वहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। सिमिलर प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पूछेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 11 प्रॉब्लम नंबर 2, स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। पेज नंबर 11 प्रॉब्लम नंबर 2, a particle of mass m in one dimension, psi function of xt a exponential I tx minus I et by h cross plus b exponential minus I px minus I et by h cross। यहाँ पे वेव फंक्शन में एडिशन है, तो ये साई 1 को मैंने यहाँ पे सेपरेटली नोट कर लिया, a एक्सपोनेंशियल I px minus I et by h cross, और ये साई 2 b एक्सपोनेंशियल माइनस I px माइनस I et by h cross। अब यहाँ से सेपरेटली अगर हम S1 इस साई 1 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी S1 ले रहे हैं, तो शॉर्ट वे में हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, a मॉड स्क्वायर साई स्टार साई से a मॉड स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे
पोजीशन और टाइम दोनों वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे श्योरली किस डायरेक्शन में पार्टिकल प्रोपेगेट करेगा, किस डायरेक्शन में डी ब्रॉगली वेव जाएगा, किस डायरेक्शन में पोलरिटी करंट डेंसिटी होगी, वो फाइंड कर सकते हैं। इसका मोमेंटम दिया है p, x के अलोंग है, इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया और मास से डिवाइड किया तो ये वेलोसिटी। और साई 2 के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी नोटेशन लिया s2, साई स्टार साई किया तो b मॉड स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे अगर आप इसकी वेलोसिटी को कंपेयर करें तो जो साई 1 वेव फंक्शन है उसके अपोजिट वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन और टाइम दोनों सेम नोटेशन सेम साइन में है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी बनेगा माइनस p/m। अब ये रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड करने के लिए दीज टू इंडिविजुअल करंट डेंसिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी वेक्टर है तो आप इसको वेक्टर सम करेंगे। अब यहाँ पे a मॉड स्क्वायर माइनस b मॉड स्क्वायर p वेक्टर बाई m को कॉमन ले लिया मैंने। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, टू अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं तो उनका मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस बनता है, वो आप पढ़े हुए भी। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, अगर p का मैग्नीट्यूड प्लेस करते हैं तो ये रिजल्ट आपको, मैंने वो डायरेक्शन यहाँ पे इंक्लूड कर लिया कि अपोजिट डायरेक्शन एंगल 180 आप रिजल्टेंट के लिए आप सेपरेटली फाइंड कर लें तो ये पार्ट बन गया। तो फिर से शॉर्ट वे में आप रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। मैंने लाइक दिस बिहेवियर यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, जैसे आप मोर देन वन करंट किसी नोड पे आप ला रहे हैं तो उनका साइन इंक्लूड करते हुए आप ऐड कर लेते हैं, जब एक सम करते हैं तो ऐसे ही आपको मैंने यहाँ पे यूज किया। तो रिजल्ट आप कंपेयर कर लें ऑप्शन में a मॉड स्क्वायर माइनस b मॉड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई p/m, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन गया। देखो मैंने इसको जो रियल चार्ज डेंसिटी आप पढ़ते हैं उससे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को आपको एनालॉजी किया है, बट एक माइनर डिफरेंस भी है यहाँ पे कि जैसे आप चार्ज फ्लो कराते हैं तो वहाँ पे करंट अराइज होता है और उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस करंट का यूनिट आप एम्पियर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है उसका यूनिट एम्पियर नहीं बनेगा, उससे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। जस्ट एनालॉजी लाइक दिस कर रहे हैं कि जैसे रियल चार्ज फ्लो करता है तो उसके फ्लो से करंट अराइज होता है, ऐसे ही यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी का फ्लो है तो उससे प्रोबेबिलिटी करंट अराइज होगा, बाकी करंट का कोई और प्रॉपर्टी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है। आप चाहें तो ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का यूनिट कंपेयर भी कर सकते हैं। यूनिट ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी वेव फंक्शन से रिलेटेड है और जब तक वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं होगा वेव फंक्शन का यूनिट कंफर्म नहीं होता है, तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को आप यहाँ पर रेफरेंस लेके चलेंगे। तो एस के लिए अभी आपको यहाँ पे मैंने हिंट किया था, एक इजी एक्सप्रेशन से आप इसका यूनिट करके कंपेयर कर सकते हैं। इस पार्ट को अगर रेफरेंस लें तो वेलोसिटी का यूनिट आपको पता होता है, साई मॉड स्क्वायर का भी यूनिट पता है, दोनों के प्रोडक्ट से आप प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो वन डायमेंशन में आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का यूनिट कंफर्म हो गया, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, और साई मॉड स्क्वायर को आप चेक करेंगे तो 1 बाई मीटर है, दोनों को प्रोडक्ट किया तो सेकंड इनवर्स। टू डायमेंशन के लिए आप लोग ट्राई करिए, 2 और 3 के लिए कैसे फाइंड करना था वो आपको एक्सप्लेन करना है, क्या एक्सप्रेशन यूज करना है इजी वे में फाइंड करने के लिए वो भी आपको करना है। नॉर्मलाइज को लिख रहा है यहाँ पे आप बता दो। क्या नॉन नॉर्मलाइज वेव फंक्शन का यूनिट बता सकते हो? जब नॉर्मलाइज वेव फंक्शन नहीं होगा तो क्या इस प्रोडक्ट में आपको यूनिट कंफर्म रहेगा? नहीं सर। इसीलिए मैंने नॉर्मलाइज वर्ड यूज किया, क्योंकि यूनिट सिर्फ नॉर्मलाइज वेव फंक्शन पार्ट के लिए है। टू डायमेंशन में जब आप फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी का यूनिट बाय मिस्टेक आप चेंज नहीं कर देना। वेलोसिटी चाहे 1 डायमेंशन हो, चाहे 2 डायमेंशन हो, चाहे 3 डायमेंशन हो, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड ही होता है। ओनली डायमेंशन चेंज करने से, स्पेस का डायमेंशन चेंज करने से साई मॉड स्क्वायर का यूनिट चेंज होगा। और 2 डायमेंशन में नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के मॉड स्क्वायर का यूनिट होता है 1 बाई मीटर स्क्वायर। साई का वहाँ पे यूनिट बताया था 2 डायमेंशन में 1 बाई मीटर, और इस मॉड स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई मीटर स्क्वायर। तो जैसे जैसे डायमेंशन चेंज करते जाएंगे ओनली साई मॉड स्क्वायर का यूनिट चेंज होता जाएगा, वेलोसिटी का यूनिट सेम होने से आप ये प्रोडक्ट का यूनिट पाएंगे। तो यहाँ पे मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और यहाँ पे मीटर पावर -2 सेकंड इनवर्स। नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के लिए आप यूनिट करते हैं। तो वेव फंक्शन के टर्म्स में अगर कोई डेफिनेशन दिया है तो आप दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आप यूनिट कंफर्म कर सकते हैं, बट फॉर नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में आप थोड़ा आइडिया लेके आएंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं और ड्रैग डेल्टा। मैथमेटिक्स में आप ड्रैग डेल्टा पढ़े होंगे, ड्रैग डेल्टा की डेफिनेशंस, उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अभी तक जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, मैंने वेव फंक्शन इन पोजीशन स्पेस डिस्कस किया है, उसी से रिलेटेड जो स्टेप्स आगे फॉलो किए हैं वो पोजीशन स्पेस में है, बट सम टाइम आपको डिफरेंट स्पेस में वेव फंक्शन कन्वर्ट करा लेता है। तो कन्वर्जन ऑफ वेव फंक्शन के लिए आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। तो थोड़ा आइडिया लेके आएंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का और ड्रैग डेल्टा पार्ट के लिए, जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज जो सिलेबस आपको डिस्कस करना था, लेक्चर का टाइम हो गया, 6 to 8 लेक्चर था, वो कंप्लीट हो गया। आपको किसी को कोई डाउट है तो 1 by 1 डाउट पूछ सकते हैं। सबसे फर्स्ट सेकंड स्लाइड दिखाना। मैं स्लाइड लास्ट से फर्स्ट तक जा रहा हूँ, जो रिकॉर्ड हो जिसको वो आप देख लीजिएगा।
सर जब मतलब एक प्रॉब्लम लिखी थी आपने, उसमें e की पावर -2 आयोटा k नॉट x भी आया था, तो उसके लिए v निकालना था, तो v वैसे ही निकालना जैसे आपने पहले निकाला था लंबे प्रोसेस से। मतलब प्लेन वेव के लिए वेलोसिटी और मोमेंटम कंपेयर करने बताएं, और यहाँ पे मैंने आपको वही कंडीशन ऑल प्रॉब्लम्स में इंक्लूड किया। यही प्रॉब्लम की बात कर रहा है। यस सर, यही मतलब इसमें फर्स्ट इसको जब प्रोडक्ट में लिखोगे तो फर्स्ट फंक्शन तो रियल बन गया, Yes, sir. सेकंड पार्ट एक्सपोनेंशियल -2 i k नॉट x प्लेन वेव बन गया। तो प्लेन वेव में i x का कोएफिशिएंट आपको प्रोपेगेशन वेक्टर बताता है, h क्रॉस मल्टीप्लाई करा मोमेंटम बन गया, मास से डिवाइड किया वेलोसिटी बन गया। यस सर, ठीक है सर जो अभी हमने जितने भी अभी आपने शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं एस निकालने के लिए, तो अभी तक हमने सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के वेव फंक्शंस करे हैं, तो ये सारे इस टाइप के वेव फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल होंगे कि अगर sin kx होगा, अगर कहीं पे sin kx है, sin kx है तो उसको एक्सपोनेंशियल में भी लिख सकते हो, और sin kx तो रियल होता है ना, यस सर, उसके लिए 0 बन तो फिर जाएगा। इसमें रियल ओके हाँ जी सर ठीक है। तो मतलब ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल में चेंज करो कोई भी फॉर्म अगर गिवन है तो उसको एक बार अगर चेंज हो सकता है। जब जो तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं या हम वेव फंक्शन जितने भी पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल वेव रहता है, sin वेव और cos वेव, यही बात है। ठीक है रीजन क्या है, क्योंकि हम प्लेन वेव फ्री पार्टिकल के लिए पढ़ते हैं, कंप्लीटली फ्री के लिए। अब उन पार्टिकल पे हम जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करेंगे पोजीशन डिपेंडेंट, उन्हीं फॉर्म में तो मॉडिफिकेशन होगा। इसलिए जितने भी वेव फंक्शंस आप लोग पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं sin cos और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, इसी में आपको नोट हो जाता है। हाँ जी एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर वो जो आपने एस बताया था रियल साई स्टार वी साई, वो इसलिए बताया था ना क्योंकि वेलोसिटी की जो आइगन वैल्यूज आती है वो हमारे पास रियल आती है, इस वजह से वो रियल ही आएगी हमेशा। हाँ जी, रियल हार्मिशियन ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यूज रियल आती है। आगे ऑपरेटर्स पढ़ाएंगे तब आपको फिर से कंफर्म हो जाएगा। सर बैक स्लाइड Yes, sir. सर इसके लिए बैक स्लाइड। ओके सर, थैंक यू सर। इसमें ये नहीं समझ आया जो आपने बीच में लिखा है साइज ऑफ स्केलर फंक्शन एंड साइज स्टार का, इसमें आपने कैसे प्लस माइनस किए हैं ये क्वांटिटीज? अब आप यहाँ पे देखिए, इस पार्ट में जाइए, ये जो एक्सप्रेशन बताया है मैंने, डेल साई स्टार डेल साई, इसका डाइवर्जेंस फाइंड करिए, क्या बनेगा। यहाँ पे स्केलर है साई स्टार और वेक्टर है डेल साई, तो डेल साई डॉट डेल साई स्टार बना फर्स्ट टर्म। अब एफ स्केलर है तो यहाँ पे साई स्टार स्केलर है, और जब इसका डाइवर्जेंस ऑफ डेल करेंगे तो वो पॉइंट्स यहाँ पे बताए हुए हैं, ये डेल टू साई। तो ये टर्म आप देखिए, साई स्टार डेल टू साई, साई स्टार डेल टू साई और डेल साई डॉट डेल साई स्टार। मैंने आपको यहाँ पे हिंट किया कि किसी को डाउट हो रहा हो साइन का तो साइन एक्सचेंज कर सकते हैं। मैंने इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया। अब आप ये बताइए, ये दोनों टर्म मिलके ये टर्म बनाएंगे नहीं? यस सर। ठीक है, अब ये टर्म्स मिलके ये टर्म बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बोलिए। क्लियर सर, हो फिर से गया। सिमिलर सेस फॉलो कर दीजिए। सर आपने जो आज जो प्रोबेबिलिटी का जो मतलब जो शॉर्ट ट्रिक्स आपने बताए हैं वो क्या कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए होगा? अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, जो फॉर्म्स आप किसी नॉन सिस्टम्स के लिए पढ़े हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल है। मैं कह रहा कि आगे सभी प्रॉब्लम्स के लिए अगर जब डाउट लगे तो ये एक्सप्रेशन से ट्राई कर लेना, ठीक है। बट जो अब तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं या आपके नॉन सिस्टम्स, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल वेव फंक्शंस, नॉन सिस्टम जैसे पार्टिकल बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, इन सबके वेव फंक्शंस रियल तो माइक नहीं चलता। जब रियल है तो वहाँ जीरो बन जाएगा। और आगे आपको ये जो मैंने ये आर्टिकल पढ़ाया है, कुछ पॉइंट्स पहले बताए गए हैं, उनको एक साथ मिक्स तो करिए थोड़ा। ये देखिए, मैंने पोटेंशियल को यहाँ पे टाइम का फंक्शन लिखा है, तो प्रोबेबिलिटी में जो टाइम वेरिएशन आएगा वो पोटेंशियल के टाइम डिपेंडेंसी से आया। अगर पोटेंशियल टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाए तो मैंने बताया आपको कि वो स्टैंडिंग वेव बनती है या स्टेशनरी वेव बनती है, और स्टेशनरी वेव के लिए तो प्रोबेबिलिटी फ्लो ही नहीं करेगा। उनके लिए साई जीरो बन गया, डेल साई मॉडिस्ट सॉरी डेल साई मॉडिस्ट बाय डेल टी भी जीरो बन गया, डाइवर्जेंस ऑफ साई भी जीरो बन गया। क्लियर हुआ है नहीं? एस जीरो होने से वो सब जीरो बन गया। जितने भी रियल सिस्टम्स पढ़ेंगे वहाँ पे तो पोटेंशियल रियल होने से, टाइम से इंडिपेंडेंट होने से वो सारे टर्म्स जीरो बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रियल कंफ्यूजन होने से वेव फंक्शन में आइगन वैल्यू सिर्फ जीरो के लिए बन सकता है, बाकी या तो फंक्शन मॉडिफाई हो जाएगा, आइगन फंक्शन बनेगा ही नहीं। इसीलिए तो इसको रियल फंक्शन के लिए जीरो कर दिया। सर सेकंड लास्ट स्लाइड बता सर, यहाँ पे प्रॉब्लम क्वेश्चन 2 पेज 11 सर। सेकंड स्लाइड, सेकंड लास्ट सर, लास्ट सेकंड लास्ट ये वाला सर। हाँ जी सर, इसमें वेलोसिटी जो है इसको एक्सप्लेन कर देना कैसे आप जब मैंने डी ब्रॉगली कांसेप्ट डिस्कस किया था तब प्रेजेंट थे? यस सर, प्रेजेंट थे, तो फिर तो आपको पता चल जाना चाहिए। फेज वेलोसिटी किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करना बताया मैंने 4 एग्जांपल्स बताए वहाँ पे, और ये एक शॉर्ट वे में कैलकुलेट करना बताया कि अगर पोजीशन और टाइम दोनों अपोजिट साइन में है, देख लीजिए यहाँ पे अपोजिट साइन में, तो वेलोसिटी पॉजिटिव बनता है। रिकॉल करें उस पॉइंट को, बताया होगा। अगर पोजीशन और टाइम सेम साइन में, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, तो वेलोसिटी नेगेटिव बनता है। वही मैंने पार्ट लिया यहाँ पे, ये इसका प्लस है, इसका माइनस है। एक्सपोनेंशियल फैक्टर में ix का कोएफिशिएंट मोमेंटम सॉरी प्रोपेगेशन वेक्टर होता है, उसमें k से h क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मोमेंटम बन गया। तो यहाँ पे ये p h क्रॉस k है, h क्रॉस से मल्टीप्लाई किया तो p बन गया, और मास से डिवाइड किया तो वेलोसिटी बन गया। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर, यस। तो जो ओल्ड सिलेबस है उसको भूलिए नहीं, ऐसे तो फिर आगे सिलेबस
जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो आपको तो फिर बहुत सारे डाउट्स होते जाएंगे ना। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में, आप ये देखिए अब तक ये जो सिलेबस मैंने पढ़ाया है, आप अपने एमएससी के टाइम को रिकॉल करिए, आपको ये 1 वीक से कम टाइम में पढ़ा दिया गया होगा और वहाँ पे लेक्चर्स कितने आवर्स का होता है वो आप देख लीजिए। मैंने आपको बेसिक पार्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत बेसिक पार्ट वो चीज़ें बताई हैं, बहुत स्लोली आपको बताया है, उसका आप बेनिफिट लीजिए सभी कैंडिडेट। अभी तो इनका एप्लीकेशन करना है ना आगे, बट अब यहीं पे डाउट रहेगा, यहीं पे आप उनको हैबिट में नहीं ले पाएंगे तो अप्लाइड पार्ट पे तो बहुत सारे डाउट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सर मैं ऐसे पूछ रहा था, जैसे हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन शुरू की तो उसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की जगह प्रोबेबिलिटी लिया था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से डेरिवेशन स्टार्ट किया था। स्लाइड तो नोट है आपके पास, आप नोटबुक बना रहे होंगे। नहीं, उसमें डीपी बटा डीटी लिया तो वहाँ डी तो लगा दिया। पूछने से पहले मैंने जो नोट कराया उसको पढ़िए। ज्यादातर कैंडिडेट क्वेश्चंस पूछते हैं, डाउट पूछते हैं अपनी नॉलेज से, मैं पढ़ के बताता हूँ। आप ये देखिए, अगर मैं ये स्टेटमेंट जो पहले बता चुका था मैं इसको फिर से नोट नहीं करता तो हो सकता है ये डाउट होता कि आप भूल गए होंगे। इस पेज को पढ़ लीजिए, हो सकता है आपका आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाए, आपको पूछना ना पड़े। पढ़ के देखिए, फिर भी डाउट होता तो मैं बताता हूँ। नहीं, ये प्रोबेबिलिटी तो है, तो फिर आगे जाके हमने इसने डीपी बटा डीटी में डीटो वापस इंक्लूड कर लिया ना, वो फिर डीटो इंक्लूड करके इसको जो मैं कह रहा हूँ उसको भी सुन लीजिए। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ये स्मॉल पी है। अगर डेंसिटी पता है और आपको मास निकालना होता मास डेंसिटी से, तो क्या करते हैं आप? इंटीग्रल करते हैं नहीं करते? करते हैं। तो मैंने प्रोबेबिलिटी पी बताया यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और वेव फंक्शन से ये इंटीग्रल करके बताया। ये स्टेप क्लियर हुआ? हाँ क्लियर। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ये डीपी बाई डीटी है, कैपिटल पी है यहाँ पे। अब ये स्टेप्स वेव फंक्शन में फॉलो हो गए, आप यहाँ पे आ गए। हाँ, अब आप ये बताइए, क्या इसको पी को जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ फिर से नहीं लिख सकते क्या? अच्छा, उसको वापस प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ले लिया। हाँ, अब इसको इनसाइड में डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो जो मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ ये बोलता भी गया हूँ साथ के साथ, क्यों किया वो भी बताया हूँ। नहीं, थोड़ा पी में स्मॉल पी में कंफ्यूजन हो गया हमको। तो क्या कुछ कंफ्यूजन नहीं, मैंने दो से ज्यादा बार आपको ये बताया कि ये कैपिटल पी है और स्मॉल पी है। स्मॉल पी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। और पूछना है किसी को? हेलो सर, पार्टिकल फ्लक्स मतलब एस को हम हमेशा पार्टिकल फ्लक्स क्यों नहीं इंटरप्रेट कर सकते? वो वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर। आप ईएमटी में जो फ्लक्स पढ़ते हैं, ई डॉट डीएस इंटीग्रेशन, वो तो सभी को रिलेट है। यस सर। अब आप उसके गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ते हैं, तो आप ये देखिए मैंने उसको नोट किया था, डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अब आप बताइए डाइवर्जेंस क्या बताएगा? वेक्टर अलजेब्रा में जो फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़े होंगे, ग्रेडियंट आपको स्लोप बताता है। 3 डायमेंशन में अगर किसी फंक्शन में जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज होगा उस डायरेक्शन में ग्रेडियंट आएगा। डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर का फ्लो बताता है किसी पॉइंट के बाद। कर्ल आपका रोटेशन बताता है उस पॉइंट के बाद। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़े हैं। तो फ्लो का मतलब आप ये पॉइंट से आप कितना अमाउंट बाहर गया, कितना अमाउंट इनसाइड गया, वो कैसे निकालेंगे? उसमें कहीं वेलोसिटी आ रहा होगा, मोमेंटम कंडीशन आ रहा होगा। तो डाइवर्जेंस से ऑटोमेटिकली आपको वेलोसिटी और मोमेंटम चाहिए। अब आप उसको इंटीग्रल कर रहे हैं पोजीशन पे, तो आपको सेम टाइम पे ही तो पोजीशन और मोमेंटम दोनों मेजर करने पड़ेंगे अगर कहीं फ्लक्स चाहिए। बट क्वांटम मैकेनिक्स उसको रेस्ट्रिक्ट करता है कि हम सेम टाइम पे पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली आर्बिट्ररी एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते। जब एक्यूरेसी पे रेस्ट्रिक्शन है, अब अगर हम कोई एक पार्ट को एक्यूरेट करते जाएंगे और अनदर पार्ट इनएक्यूरेट होता जाएगा और दोनों ही हमें सेम टाइम पे चाहिए, क्या आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो हम पार्टिकल फ्लक्स ले रहे हैं वो एक्यूरेट मिलेगा? अगर एक्यूरेट नहीं मिलेगा तो क्या उसको पार्टिकल फ्लक्स इंटरप्रेट करने का कोई सेंस होगा? नो सर। कब होगा? जब कोई एक पार्ट वहां से हट जाए। मोमेंटम तो हट नहीं सकता, तो हटेगा क्या? जब पोजीशन पे डिपेंडेंसी हट जाएगा तो आपको पोजीशन को अनसर्टेन कर दीजिए, मोमेंटम की एक्यूरेसी वर्क करके कैलकुलेट कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू। पोजीशन में फिर भी तो रहेगा ना? ये देखिए नहीं रहेगा, जो मैं अभी दिखाना यहाँ पे कहीं क्वेश्चन है? नहीं सर। एस को तो इंटरप्रेट कर रहे हैं ना कोई पार्टिकल फ्लक्स। बोलिए, मोमेंटम ही तो आया सिर्फ यहाँ पे। हाँ सर, वही मैंने नोट कराया है, आप देख लीजिए। कब कर सकते हैं? या तो इंडिपेंडेंट बन जाए या वेरिएशन पोजीशन के रेस्पेक्ट में वेरी स्मॉल वेरिएशन है। और अगर सर नहीं आता है तो वो वेरी नहीं आया तो ये आप प्रॉब्लम के मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए भले ही कहीं प्रॉब्लम यूज कर लें, जो मैंने बताया कि स्कैटरिंग में यूज करेंगे अगर पोजीशन डिपेंडेंसी है भी, तब आप ये चेक नहीं करने लगेंगे कि करना है कि नहीं, क्योंकि उसके आपके उस टाइम पे आपके पास कोई और मेथड नहीं होगा, तब आप पार्टिकल फ्लक्स ले सकते हैं। ठीक है, बट ऑलवेज नहीं। हाँ जी सर, एक चार्ज कंजर्वेशन उसके लिए कहा था अभी, लोकल चार्ज कंजर्वेशन। हाँ जी, तो लोकल चार्ज कंजर्वेशन और ग्लोबल चार्ज कंजर्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? पूरे यूनिवर्स का चार्ज तो हमेशा कंजर्व्ड है, ये तो पढ़े होंगे। यूनिवर्स, ग्लोब का चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड, ये स्टेटमेंट पढ़े थे? यस सर। तो ये कंजर्वेशन है, ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पूरे यूनिवर्स में जितना चार्ज है वो फिक्स है, ना तो चार्ज एक्स्ट्रा आप प्रोड्यूस कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट अब एक कोई सिस्टम है, इस सिस्टम से किसी अनदर सिस्टम को चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, ये टोटल फिक्स है। ठीक है, बट एक इस पर्टिकुलर सिस्टम का चार्ज जितना आउटसाइड में फ्लो कर गया, जो इसे इंटरेक्ट कर रहा था, तो इसके अंदर चार्ज चेंज होगा या नहीं? बट जितना फ्लो किया उतना आउटसाइड में कहीं चला गया। तो हम इस पर्टिकुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डेल रो बाई डेल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे। चेंज होगा तो इस रेट से होगा ना, तो कंजर्वेशन बताएगा नहीं बताएगा, जितना आउटर में चला गया और जितना इसके इनसाइड है दोनों को ऐड करोगे तो फिक्स आएगा इस सिस्टम का चार्ज या नहीं?
जब एक इंटीजर सिस्टम पे अप्लाई करोगे तो लोकल कंजर्वेशन की तो बात कर रहे हो। बाहर क्या हुआ आपको उससे मतलब नहीं। और ये एनालॉजी किया मैंने इलेक्ट्रोडायनामिक्स से। अब आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स से क्वेश्चंस भी मुझसे पूछेंगे तो मेरा फिर मुझे क्या बेनिफिट हुआ मुझे रिलेट करने का। मैं तो ये मानता था कि आप लोग ग्रेजुएशन में पीजी लेवल पे जहां पे भी आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स रहा होगा आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ड्राइव किए होंगे, उसका फिजिकल मीनिंग पढ़े होंगे। अगर मैं डायरेक्ट रिलेशन आपको बता देता इसको इंटरप्रेट करता तो आपको समझ नहीं आता, बट मैंने जो पहले पढ़े हैं मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आप उस पर भी डाउटफुल रहोगे तो कैसे काम चलेगा बोलिए। सर वो एक बार मतलब उसमें वाइवा में पूछा था लोकल चार्ज कंजर्वेशन और लोकल मतलब एक इंडिविजुअल सिस्टम की बात है। वैसे फिर आपने बताया इसलिए डाउट हो गया कुछ चले पहले का जी वो सर वो पहले वाइवा में पूछा था एक बार तो क्लियर नहीं हुआ था इसका आंसर क्या है। वाइवा में जब आपसे पूछा है तो आपको क्लियर कहां से होगा, आप तो यस और नो में आंसर बताओगे ना। डाउट होना चाहिए, आपको कहां से डाउट हुआ, जिसने पूछा डाउट उसको होना चाहिए आपके एक्सप्लेनेशन से। नहीं सर उन्होंने मतलब मैंने जब जवाब दिया इसके वैसे बताया तो उन्होंने कुछ अच्छे से नहीं दिया। तो आपको डाउट हुआ कि कहीं आपने सही बताया कि नहीं। यस सर थैंक यू सर। हेलो हाँ जी सर, वैसे एक जनरल क्वेश्चन है, जैसे आपने रियल पोटेंशियल और कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल डिस्कस किया था, तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल से क्या मतलब है हमारा? अच्छा एक बात बताइए, आपके पास आप ये थिंक कर रहे हैं कि 1000 रुपये है, ठीक है, और 1000 रुपये आपने कहीं पर रख दी, मान के चलिए 100 रुपये के नोट थे। अब किसी वजह से जब आप उसको फिर से देखना चाह रहे हैं, आपने चेक किया, आपको जरूरत पड़ी, वहाँ से जहाँ पे रखे थे वहाँ फिर से आप अपने पैसे देखने गए और वहाँ पे आपको मिले 900, तो आप क्या एज्यूम करेंगे, क्या इमेजिन करेंगे? अगर 1000 के 1000 मिल जाते तब तो कोई एजम्पशन की जरूरत ही नहीं थी, आपको सोचते ही नहीं, है ना। आप अब ये मान लीजिए आप 1000 रखे थे और वहाँ पे आपको सिर्फ 900 मिले, तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चन अराइज होगा, क्या आप थिंक करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, क्या इमेजिन करेंगे? सर या तो वो मिसप्लेस हो गए कहीं, किसी ने उठा लिए हैं, ये सब क्वेश्चंस आएंगे ना। यस सर। 100 मिल गए, ये रियल है। जो आप इमेजिन कर रहे हो, जो ऑब्जर्व नहीं हुआ, वो इमेजिनरी है, और दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो जो ऑब्जर्व हो जाता है वो रियल पार्ट है, ठीक है। जो ऑब्जर्व नहीं हुआ उसके अकॉर्डिंग इमेजिन किया आपने पोटेंशियल की ऐसा हो सकता था, है कि नहीं हमें नहीं पता, और इमेजिनरी चीज ऑब्जर्व थोड़ी होती है। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल तभी आएगा कि मान के चलिए हमने 100 पार्टिकल इंसिडेंट किए, आगे सब मतलब स्कैटरिंग में पोटेंशियल सेट में मीनिंग आता है, ये स्टेटमेंट आता है कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का सेंस क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे जितने पार्टिकल आपने इंसिडेंट किए, कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट हुए, कुछ आपके ट्रांसमिट हुए, दोनों को सम किया, दोनों पार्टिकल के फ्लक्स का, वो इंसिडेंट से मैच नहीं किया। तो आप कुछ इमेजिन करेंगे ना, कोई ऐसा फैक्टर वहाँ पे है जिसकी वजह से पार्टिकल आपको डिटेक्ट नहीं हो रहे, तो उस केस में पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स आप थिंक करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। और पूछना किसी को? सर एक चीज पूछना था सर, यहाँ बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स जो मैच करते हैं, मतलब उसके ऑप्शन सी ज्यादातर होते हैं। भाई इसका तो मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, वो तो एग्जाम में जो इसने बनाया वो बता पाएगा। मैंने तो आपको ऐसा सजेस्ट नहीं किया कि आप सी पे टिक कर दो, मैं तो आपको मेथड बता रहा हूँ, प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए, बट मैं ऐसा प्रॉमिस नहीं करता कि सी आएगा और ना सजेस्ट करता हूँ। यस ज्यादातर क्या है, तो भाई ऐसा करना नहीं एग्जाम में, कभी आप सी पे टिक कर दो। ठीक है, थैंक यू। और पूछना है किसी को? मैं एग्जिट करता हूँ।